तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज यूनिट 10 और इसका नाम है डीसी सर्किट्स। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि मैंने अपलोड किए हुए हैं और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि मैंने अपलोड नहीं किए हुए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली न्यूमेरिकल से और पहले रीड करता हूँ और मैंने डेटा बनाया हुआ है, बड़ी आसान सी प्रॉब्लम है और समझाता हूँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट्स। ये मैंने लिख दिया, एक कार की बैटरी है, उस बैटरी का आपको ईएमएफ गिवन है, उस बैटरी की ईएमएफ की वैल्यू गिवन है जो कि 12 वोल्ट्स है, मैंने लिख दिया। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.5 ओम्स। दो किस्म की रेजिस्टेंसेस होती हैं सर्किट में, ये मैंने टॉपिक अपलोड किया हुआ है, ईएमएफ का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होती है इसका टॉपिक अपलोड किया हुआ है, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल, ये सब चीजें क्या होती हैं, फॉर्मूला, हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आप लिखेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाय सर मोहम्मद अरफात खान तो आपको मिल जाएगा टॉपिक। ठीक है, दो किस्म की रेजिस्टेंस होती है, एक होती है इंटरनल रेजिस्टेंस और एक होती है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल मतलब बैटरी के अंदर वाली जो रेजिस्टेंस होती है और एक्सटर्नल मतलब बैटरी को जिस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्ट किया जाता है उसकी रेजिस्टेंस को हम कहते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, कह रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। बस आपसे करंट पूछ रहा है, बड़ी आसान सी प्रॉब्लम है। ईएमएफ आपको गिवन है, ईएमएफ जो है उसका यूनिट जो होता है वो वोल्ट्स होता है और रेजिस्टेंस आपको गिवन है और आपसे करंट पूछ रहा है। बहुत आसान सा फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं ओम्स लॉ। ठीक है ना, और ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। और बिल्कुल यहाँ पर जो V है एक्चुअली वो हमें किस फॉर्म में गिवन है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की फॉर्म में गिवन है, यानी कि ईएमएफ की फॉर्म में गिवन है, क्योंकि V भी पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है और ईएमएफ यानी कि E भी पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। इनके दरमियान एक माइनर सा डिफरेंस होता है, वो आप अगर वो जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ थियोरेटिकली उसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो यूज करने जा रहे हैं क्या, ओम्स लॉ। तो जनाब बाय यूजिंग ओम्स लॉ वो क्या होता है, अच्छा वैसे तो वो होता है V इज इक्वल टू आई आर, ये होता है, देखें ये होता है कैपिटल आई, मतलब V इज इक्वल टू, ये ओम्स लॉ की इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन हमें पता है हमारी इस कंडीशन के अंदर जो ईएमएफ है बेसिकली वो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आप V की जगह पे E लगाएंगे और कैपिटल R का मतलब होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और यहाँ पर कौन सी गिवन है, इंटरनल, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से। तो आप इसी फॉर्मूले को गिवन कंडीशंस के अंदर E इज इक्वल टू आई आर ऐसे करके लिखेंगे, बस सिंपल। आपको ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, वैल्यूज पुट करके इसका आंसर निकाल देते हैं। वैल्यू ईएमएफ की कितनी गिवन है, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, बड़ा आसान सा, वैल्यूज पुट करी, ईएमएफ आपको गिवन था 12, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको गिवन थी 0.5, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा, 0.5 जिससे भी डिवाइड होता है उसको डबल कर देता है, तो 12 डिवाइडेड बाय 0.5 आंसर कितना आ जाएगा, 24 एम्पियर। इसका मतलब इस कंडीशन के अंदर जो मैक्सिमम करंट ड्रॉ किया जा सकता है वो कितना किया जा सकता है, 24 एम्पियर। चलते हैं हमारी न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। तो ये रहा हमारे पास डेटा, मैंने ऑलरेडी लिख दिया, इसको मैच करते हैं, समझते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 में क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 12 मीटर। सबसे पहले आपको एक वायर गिवन है, उस वायर में करंट फ्लो कर रहा है और उस वायर की आपको जो लंबाई, उस वायर की जो लेंथ आपको गिवन है वो गिवन है 12 मीटर, लिख दिया मैंने, लेंथ ऑफ वायर 12 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 4.0 इंटू 10⁻⁻7 स्क्वायर मीटर। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन क्या होता है, मतलब वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है जिसको हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं। एक तो होता है लेंथ, वायर की लेंथ होती है वो लंबा कितना है, और एक उसकी मोटाई कितनी है, इसको हम कहते हैं विड्थ। ठीक है ना, मोटाई कितनी है, तो इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे मैं आपको समझाऊं, अगर ये मार्कर है, इस मार्कर की एक तो लेंथ है और एक इसका ये वो पार्ट है, लेट्स सपोज अगर ये कंडक्टर होता, वायर होता, तो ये वो हिस्सा है जिस हिस्से में से चार्जेस फ्लो करके जाएंगे, तो इस वाले हिस्से को हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया है और कौन सा एरिया, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करके जाएंगे, तो दो चीजें होती हैं। तो आपको क्रॉस सेक्शन एरिया कितना गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए 4.0 इंटू 10⁻⁻7 स्क्वायर मीटर। आपको वायर की रेजिस्टेंस भी गिवन है, मैं रीड कर लेता हूं आपके सामने। वायर की रेजिस्टेंस गिवन है कितनी, 6.0 यानी कि 6 ओम्स। ये पॉइंट लगा के 0 कोई जरूरत नहीं होती लिखने की। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, और मजे की बात ये टॉपिक भी मैंने अपलोड किया हुआ है अगर आप रेजिस्टिविटी के टॉपिक को सर्च करेंगे तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का उसके साथ ताल्लुक क्या होता है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनता कैसे है, डेरिवेशन, एक एक पॉइंट ऑफ, मतलब इस टॉपिक का पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना, तो वो मैंने अपलोड किया हुआ, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप वहां से डिटेल में पढ़ सकते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स। लेकिन क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक की तरफ नहीं जाते, हम डायरेक्ट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले से। तो क्योंकि हमसे रेजिस्टिविटी पूछी जा रही है तो हम डायरेक्टली रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
So resistivity of the wire is resistivity of wire is रेजिस्टिविटी का जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं ना वो कुछ यूं होता है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, ये रो होता है, आर एच ओ रो। तो ये रहा इसका आसान सा सॉल्यूशन। ये देखें, ये हमारे पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, ये मैंने टॉपिक में समझाया हुआ है, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो टॉपिक अवेलेबल है। आपको इन तीनों की वैल्यूज गिवन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू ये रही, एरिया की वैल्यू ये रही और लेंथ की वैल्यू ये रही। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 24, पावर सेम रहेगी, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, तो 2 × 10⁻⁻7 ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी का यूनिट जो होता है वो होता है ओम मीटर, ये दोनों साथ आते हैं मल्टीप्लाई के अंदर। ठीक है, जबकि रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है सिर्फ ओम्स, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों न्यूमेरिकल्स को नोट करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ये रही हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3, और एक्चुअली ये जो न्यूमेरिकल है वो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो है वो किसी भी दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है, जैसे गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है, जैसे कि वोल्ट मीटर एक डिवाइस होती है ना, इसी तरीके से हमारे पास पोटेंशियोमीटर भी एक डिवाइस है, क्योंकि इसमें जिक्र आ रहा है पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका काम होता है किसी भी दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करना, जैसे कि यहाँ पर हमें करना है, वही करना है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन के थ्रू हम फाइंड करेंगे, या फिर किसी भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करना, या पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना। ठीक है, तो ये काम होता है हमारे पास पोटेंशियोमीटर का। अब पढ़ते हैं इसमें लिखा हुआ क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.20 वोल्ट्स, मतलब एक सेल है, इसमें दो सेल्स होंगे, इसमें पहले सेल की बात कर रहे हैं। फर्स्ट सेल की जो ईएमएफ गिवन है वो गिवन है 1.20 वोल्ट्स। देखिए मैंने लिख दिया ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल E1, ठीक है, 1.20 वोल्ट्स गिव्स अ बैलेंस पॉइंट एट 40 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। अच्छा, अभी आपको पता होना चाहिए, जब आप पोटेंशियोमीटर का टॉपिक पढ़ेंगे ना, मैंने नहीं पढ़ाया हुआ, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया मैं वो बता देता हूँ, मैंने पढ़ाया मैं, और जो मैंने अपलोड नहीं किया हुआ, तो पोटेंशियोमीटर मैंने अपलोड नहीं किया हुआ, कोशिश करूंगा जल्दी अपलोड कर दूं। ठीक है, अच्छा पोटेंशियोमीटर के, अच्छा ये जो लेंथ की बात कर रहा है, देखो हमारे पास जो वायर होता है ना, उस वायर के दो जो है ना पॉइंट्स होते हैं। एक होता है स्टार्ट यानी कि ए पॉइंट, और एक होता है वो पॉइंट जब हम उसको स्लाइड करते हैं ना टर्मिनल को सी के ऊपर, सी टर्मिनल को जब हम स्लाइड करते हैं वायर पर, तो वो एक पॉइंट आता है जहां पर जो है वो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 शो करता है, उसको हम बोलते हैं नल पॉइंट, और जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस पॉइंट पर, मतलब आप स्लाइड करते हुए लेकर जाएंगे, स्लाइड करते हुए लेकर जाते हैं, और जिस पॉइंट पर आकर डिफ्लेक्शन 0 हो जाती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं नल पॉइंट। तो नल पॉइंट से लेकर जहां से आप स्लाइड करते हुए लेकर आ रहे हैं, उस एंड तक की जो डिस्टेंस होती है, इस लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं L1 से। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब हमारे पास ये वाला ईएमएफ कनेक्ट है, E1 कनेक्ट है, तो इतनी लेंथ पर यानी कि L1, इतनी लेंथ के ऊपर डिफ्लेक्शन 0 आ रही है। तो देखिए मैंने पूरा लिख दिया, लेंथ बिटवीन एंड ए, एंड और वाला नहीं, एंड किनारे वाला एंड ए एंड नल पॉइंट। नल पॉइंट वो जहां पर डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर की 0 हो जाता है, फिर हम उस लेंथ को मेजर करते हैं किस लेंथ पर जाकर डिफ्लेक्शन 0 हुई है, तो वो आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर, यानी कि फर्स्ट सेल की डिफ्लेक्शन इतनी लेंथ पर जाकर 0 हो रही है। कह रहा है कि इस सेल को हमने हटाया और दूसरा सेल कनेक्ट किया, और पता चला, देखें आगे क्या लिखा हुआ है, इफ द सेल इज रिप्लेस्ड, इस सेल को हटा के दूसरा सेल लगाया गया, बाय अनदर सेल एंड द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स टू द 74 सेंटीमीटर, व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेकंड कॉइल। कह रहा है कि अगर इस सेल की डिफ्लेक्शन इतनी लेंथ के ऊपर जाकर 0 हो रही है, तो हमने ऑब्जर्व किया कि इसकी जगह पे जब हमने दूसरा सेल लगाया, तो उस बार उसकी जो डिफ्लेक्शन है वो इतने डिस्टेंस के ऊपर जाकर 0 हो रही है, 74 सेंटीमीटर पर जाकर 0 हो रही है। इसका मतलब आपको दो लेंथ्स गिवन है, L1 और L2। L1 जो है वो E1 के लिए है, और L2 जो है वो E2 के लिए है, इसके लिए। और कह रहा है आपसे बताओ जो दूसरा सेल हमने यूज किया ना, उसकी EMF कितनी है। तो आपने सेकंड वाले की EMF कैलकुलेट करनी है। बड़ा आसान सा फॉर्मूला होता है, इसका हम कंपैरिजन में फाइंड कर रहे होते हैं। तो फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को, और बड़ा आसान सी प्रॉब्लम है, इसमें कंपैरिजन एक्चुअली होता है दो किसी भी सेल की EMFs का। तो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो ये देखें बड़ा आसान सा सॉल्यूशन हमने यहाँ पर कर दिया इसका। मैंने यहाँ लिखा हुआ है एक्सप्रेशन को यूज करने से पहले कि ये एक्सप्रेशन किस लिए यूज की जाती है। एक्सप्रेशन या इक्वेशन टू कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ द टू सेल्स इन पोटेंशियोमीटर इज, ये पोटेंशियोमीटर वाले टॉपिक के अंदर हम डेरिवेशन करते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला बनता है E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। E1 और E2 जो है वो ईएमएफ्स हैं फर्स्ट सेल की और सेकंड सेल की,
L1 और L2 जो है वो लेंथ है, ऐसी लेंथ जिस लेंथ पर, जिस डिस्टेंस के ऊपर जाकर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो जाती है। ठीक है, तो इन चार में से आपको 3 वैल्यूज गिवन है और आपसे फोर्थ कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो देखें, E1 की वैल्यू आ गई, ये रही, E2 कैलकुलेट करना है, L1 ये रहा और L2 ये रहा। अच्छा, हमने सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में रहने दिया, वो इस वजह से कि आप अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करने के बाद भी सॉल्व करेंगे ना, तब भी आपका आंसर सेम ही रहना है। ठीक है, क्योंकि पता है मसला क्या है, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपस में कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर यूनिट के अंदर, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जब आप कन्वर्ट करने के बाद भी डिवाइड करेंगे ना, तब भी इन दोनों का रेशो सेम आएगा। तो बिना कन्वर्ट किए बगैर रेशो निकालो तब भी सेम आता है, कन्वर्ट करने के बाद रेशो निकालते हैं तब भी सेम आता है। यूनिट्स के अंदर एक खास बात होती है। ठीक है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी। अब ये डिवाइड कर रहा था, वहां जाके इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है और ये मल्टीप्लाई से ऊपर से आ गया नीचे डिवाइड के अंदर। इसको सॉल्व करेंगे तो पता चला कि जो सेकंड सेल की ईएमएफ थी वो कितनी थी, 2.22 वोल्ट्स। तो बड़ा आसान सा सॉल्यूशन था, इसको नोट करें। फिर हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। यदि हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4, और न्यूमेरिकल नंबर 4 में जो है वो कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस की बात की जाती है। हमें पता है कि रेजिस्टेंसेस की 2 किस्म की कॉम्बिनेशंस होती हैं और ये टॉपिक मैंने अपलोड किया हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ये टॉपिक अपलोड है, फॉर्मूला कैसे बनता है, डेरिवेशन कैसे होती है, आप चाहें तो वहां से समझ सकते हैं ताकि आपको ये प्रॉब्लम ज्यादा अच्छे से समझ आए। इसमें लिखा हुआ है कि ए पार्ट में लिखा हुआ है कि 3 रेजिस्टर्स 1 ओम 2 ओम्स एंड 3 ओम्स आर कंबाइंड इन सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, डायग्राम बनी हुई देखें, ये फर्स्ट रेजिस्टर है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू लिखी हुई है, तीनों सीरीज में कनेक्ट हैं और इस पूरी कॉम्बिनेशन को कनेक्ट करा हुआ है एक बैटरी के साथ। वो बैटरी का जिक्र आगे लिखा हुआ है, 24 वोल्ट्स की बैटरी है। पहले क्वेश्चन में लिख रहा है कि व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी कि हमें इस सर्किट की, इस कॉम्बिनेशन की नेट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है पहले। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी है टोटल या नेट रेजिस्टेंस R। और सेकंड पार्ट में कह रहा है इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 24 वोल्ट्स एंड नेग्लिजिबल इंटरनल, ये सब बातें लिखी हुई हैं। 24 वोल्ट्स काम का है हमारा यहाँ पर। ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच, और कह रहा है कि सेकंड पार्ट में आप ये भी बताएं कि हर एक रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होते हैं। आपने V1 कैलकुलेट करना है, आपने V2 कैलकुलेट करना है और आपने V3 कैलकुलेट करना है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर नेट रेजिस्टेंस बड़ी आसानी से फाइंड होती है, जितने भी रेजिस्टर्स हो सबके रेजिस्टेंसेस को आप ऐड कर दें। जैसे हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3, हमारा आंसर आ जाएगा 6। तो पहला आंसर तो हमारा वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद फिर हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टर का कितना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन हमारे पास, बड़ा आसान सा। मैं आपको एक एक स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहली बात वही जो मैंने आपको अभी बताई, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स में आपने अगर टोटल फाइंड करना हो तो आप इंडिविजुअल तमाम को डायरेक्ट प्लस कर लें। जैसे ये 1 था, 2 था, 3 था, और अगर आपने टोटल फाइंड करनी है सीरीज कॉम्बिनेशन में तो आप डायरेक्ट प्लस कर लें, R1 + R2 + R3। 2 होते तो R1 + R2, 4 होते तो प्लस करते जाओ। तो इसकी 1 थी, इसकी 2 थी और उसकी वैल्यू 3 गिवन है। ऐड करेंगे तो आंसर आ गया पहला हमारा कितना, यानी कि इस सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस है, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 6 ओम। आगे चलते हैं। दूसरा सवाल ये कर रहा था, बताओ V1 कितना है, V2 कितना है, V3 कितना है। हर एक रेजिस्टर की पोटेंशियल डिफरेंस हमें की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। सबसे पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, क्योंकि अगर आपने V1 कैलकुलेट करना है तो V1 का फॉर्मूला होगा IR1। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो है वो करंट सेम रहता है, जितना करंट R1 में होगा उतना ही करंट R2 में से फ्लो करेगा, उतना ही करंट R3 में से फ्लो करेगा। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, पहले हमें करंट फाइंड होगा तो ही तो हम V1, V2 और V3 फाइंड करेंगे। तो पहले हमें करंट फाइंड करना है। तो देखें, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज, और करंट का फॉर्मूला हमें पता है फ्रॉम ओम्स लॉ, V = IR। और उस वाले फॉर्मूले को जब आप I के लिए अरेंज करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, V/R। I = V/R। V हमने फाइंड, अच्छा V गिवन है आपको 24 डेटा के अंदर, और R की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी है 6। तो 6 4 = 24। तो पता चला कि सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना, 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। मतलब 4 एम्पियर करंट फर्स्ट में से भी जा रहा है, सेकंड में से भी जा रहा है और थर्ड में से भी जा रहा है। मतलब सेम करंट फ्लो करता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, याद रखिएगा। अब जब करंट फाइंड हो गया तो अब हमें V1, V2 और V3 फाइंड करना है। देखो V का फॉर्मूला क्या होता है, V = IR। अगर V1 होगा तो V1 = IR1, क्योंकि I के साथ 1 2 3 लगाएंगे,
सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है तो I1 R1 नहीं बोलेंगे या I2 R2 नहीं बोलेंगे, I R1 I R2 और I R3, क्योंकि करंट सेम रहता है। तो देखें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, V1 इज इक्वल टू I R1, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू R2, V2 इज इक्वल टू I R2 और V3 इज इक्वल टू I R3। सारी वैल्यूज गिवन है, I की वैल्यू 4 है, R1 की वैल्यू 1 थी, तो 4 1 जा 4। पता चला पहला जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 4 वोल्ट्स। ओके, I R2, I की वैल्यू 4, R2 की वैल्यू 2 गिवन है, 4 2 जा 8। पता चला जो सेकंड रेजिस्टर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8 वोल्ट्स। I R3, I की वैल्यू वही 4 और R3 की वैल्यू 3 गिवन है, तो 4 3 जा 12 वोल्ट्स। तो पता चला थर्ड वाला का कितना आ रहा है, 12 वोल्ट्स। अगर मैं इसको यहां पर लिखना चाहूं तो V1 की वैल्यू आपने फाइंड करी, V1 आपको पता चला कितना, 4 वोल्ट्स, V2 हमें पता चला 8 वोल्ट्स और V3 हमें पता चला 12 वोल्ट्स। और मजे की बात, जब आप इन तमाम पोटेंशियल डिफरेंसेस को ऐड कर लोगे, 12 प्लस 8 20 और 20 प्लस 4 24, तो आपको वही मिल जाएगा जो बैटरी प्रोवाइड कर रही थी। जितनी बैटरी का ईएमएफ होता है ना, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का होता है, एक्चुअली वही जो है वो ड्रॉप हो जाता है, वही डिवाइड हो जाता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के अंदर। तो आप जब भी ऐड करोगे तो हमेशा आपको उतना ही मिलेगा जितना बैटरी का है। तो देखें 12 प्लस 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 24, मतलब वही 24 है जो कि डिवाइड हो गया। ठीक है, तो देखें बड़ी आसानी से आपने कैलकुलेट कर लिया। पहले हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन की नेट रेजिस्टेंस फाइंड करी, फिर V1 V2 V3 को फाइंड करने के लिए हमें करंट फाइंड करना था, तो पहले आपने करंट फाइंड किया। तो करंट का फॉर्मूला जो होता है V/R, फिर उसके बाद V1 V2 और V3 हमने कैलकुलेट कर लिया है। करंट सेम रहता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसी वजह से IR1 IR2 और IR3, I के साथ 1 2 3। लेकिन अगर यही कॉम्बिनेशन पैरेलल होती तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट डिफरेंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लेकिन ये आपको ज्यादा डिटेल में जब पता चलेगा, जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे, जब मैंने आपको बताया कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने अपलोड किया हुआ है। नोट करें न्यूमेरिकल नंबर 4 को, फिर हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। ये रही हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 और ये जिस टॉपिक की है वो है किरचॉफ्स लॉ। और हमारे पास पता है जो किरचॉफ्स लॉ जो होता है वो दो किस्म के होते हैं, एक होता है फर्स्ट लॉ जिसमें हम करंट के बारे में पढ़ते हैं, और एक होता है किरचॉफ्स सेकंड लॉ जिसमें हम वोल्टेज के बारे में यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है कि अगर हमारे पास सर्किट में कोई जंक्शन हो, एक ऐसा पॉइंट जो डिफरेंट पाथ्स को जोड़ रहा हो, मिला रहा हो, किरचॉफ्स लॉ ये कहता है कि जितने भी करंट्स उस जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, बात सुनिएगा, दो किस्म के करंट होते हैं जंक्शन की तरफ, मतलब जंक्शन के अबाउट दो किस्म के करंट होते हैं। एक होता है वो करंट जो कि जंक्शन की तरफ जा रहा होता है और एक होता है वो करंट जो कि जंक्शन से अवे जा रहा होता है। तो किरचॉफ ये बोलता है कि जंक्शन की तरफ आने वाले तमाम करंट्स का सम हमेशा बराबर होता है जंक्शन से दूर जाने वाले तमाम करंट्स के सम के। इसको मैं आसानी से समझाता हूं आपको एक डायग्राम से। देखिएगा, लेट सपोज हमारे आपकी बुक की एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक ये सर्किट है और ये जंक्शन पॉइंट है। ये वो पॉइंट है जंक्शन जो कि इन तीन रास्तों को जोड़ रहा है, मतलब ये तीनों पॉइंट्स यहां पर आके मिल रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जंक्शन पॉइंट। अब इमेजिन कर लेते हैं, लेट सपोज हमारे पास तीन करंट की डायरेक्शंस आपको गिवन है। लेट सपोज ये डायरेक्शन है। अब आपने इनमें से पहचानना पता है क्या है, हर वो एरो जो कि जंक्शन की तरफ है उसको हम बोलेंगे करंट टुवर्ड्स द जंक्शन या करंट फ्लोइंग इनटू द जंक्शन। अब आप नोट करें तो कितने एरोज हैं टोटल दो है ना, तीन है। तीन में से सिर्फ वाहिद ये वाला एरो है जो कि जंक्शन की तरफ है, जबकि दो एरोज ऐसे हैं जो कि जंक्शन से अवे हैं, जंक्शन से दूर जा रहे हैं। इसका मतलब पता है क्या होगा, लेट सपोज अगर मैं इसको कह देता हूं ये I1 है और ये वाला I2 है और ये वाला I3 है। किरचॉफ लॉ ये कहता है कि जंक्शन की तरफ जाने वाले करंट्स का सम हमेशा बराबर होगा जंक्शन से अवे जाने वाले तमाम करंट्स के सम के। तो कुछ इसको अगर हम यूं लिखना चाहें तो ये अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ यूं बनेगा, I1 बराबर होगा I2 प्लस I3 के, यानी कि ये बराबर होगा जाने वाले करंट्स का सम, क्योंकि जाने वाला एक ही है, तो I1 इज इक्वल टू अवे करंट्स के सम के। तो अवे कौन कौन से हैं, I2 और I3। जब आप इन दोनों का सम निकालोगे तो हमेशा बराबर आएगा किसके, I1 के बराबर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से लेट सपोज अगर हम कुछ यूं बना देते हैं, लेट सपोज ऐसे कर देते हैं, या एक और बना देते हैं, कोई एक और पाथ बना देते हैं और उसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, लेट सपोज ये हमने
रैंडमली बना दिया। इसको मैं कह देता हूँ I1, इसको मैं कह देता हूँ I2, इसको हम कह देते हैं I3, इसको हम कह देते हैं I4 और इसको हम कह देते हैं I5। टोटल कितने पाथ्स हैं? 5 पाथ हैं और ये जंक्शन पॉइंट है। अब आपने पता है क्या ऑब्जर्व करना है, वो करंट्स ऑब्जर्व करो जो कि जंक्शन की तरफ हो। तो भाई जंक्शन की तरफ कौन कौन है? 1, 2, 3, 4 वाला नहीं, 4 वाला भी नहीं और 5 वाला भी, इसको हटा दो। 3 करंट्स ऐसे हैं जो कि जंक्शन की तरफ हैं। इसका मतलब इन तीनों करंट्स का सम यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 ये बराबर आना चाहिए। अवे वाले कितने? I4 अवे है और I5 अवे है, यानी कि जंक्शन की तरफ नहीं है, अवे है। अवे कौन कौन है? I4 प्लस I5 के, यानी कि द सम ऑफ द करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, यानी कि जंक्शन की तरफ जाने वाले तमाम करंट्स का सम हमेशा बराबर आता है जंक्शन से दूर जाने वाले तमाम करंट्स के सम के। दिस इज कॉल्ड किरचॉफ्स करंट लॉ। समझ आई बात? तो मैंने आपको थोड़ी टाइम देके किरचॉफ्स लॉ ही जल्दी से समझा दिया ताकि आपको ये वाली प्रॉब्लम समझ आए। अब आप नोट करें, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 पाथ्स हैं यहाँ पर। अब आपने करना कुछ नहीं है, बस ये देखना है कि कौन कौन से करंट ऐसे हैं जो कि जंक्शन की तरफ है, जंक्शन की तरफ जा रहे हैं। अब आप नोट करें, जो जो जंक्शन की तरफ जाएगा ना, हम उनको ऐड करते हुए जाएंगे, ठीक है? यानी कि इसकी इक्वेशन अगर हम लिखें तो आप ऐसे लिखेंगे, द सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग इन मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स फ्लोइंग आउट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा मतलब सम का होता है, सम ऑफ द करंट्स फ्लोइंग इनटू द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स फ्लोइंग आउट ऑफ द जंक्शन। ठीक है, ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। अब सम करके चेक करते हैं कौन कौन से। हाँ भाई, क्या ये वाला करंट 0.2 एम्पियर वाला करंट जंक्शन की तरफ है? बिल्कुल है। ये वाला जंक्शन की तरफ नहीं है, ये वाला जंक्शन की तरफ है। इसका मतलब इसको और इसको हम ऐड करेंगे, ये वाला अवे है, ये वाला टुवर्ड्स है और ये वाला अवे है। इसका मतलब 3 जो है वो टुवर्ड्स है, ये वाला और ये वाला जंक्शन की तरफ है, और ये और ये अवे है। तो भाई जो टुवर्ड्स वाले हैं ना, इन फ्लोइंग इनटू द जंक्शन वाले, इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। कौन कौन से हैं भाई? 0.2 प्लस और कौन है? ये नहीं है, ये वाला 0.6, 0.2 प्लस 0.6 प्लस और कौन सा था जो अवे, सॉरी जो जा रहा है जंक्शन की तरफ, 0.7। ठीक है, ये बराबर आना चाहिए अवे वाले करंट्स के। तो अवे कौन कौन सा है? 0.4 वाला अवे है, इसमें प्लस कर दो। अवे वाला कौन सा है? ये वाला अवे है 0.5, और एक अवे वो है जो कि हमें फाइंड करना है, यानी कि I, ये हमें नहीं पता। सिंपल। तो आपने कुछ नहीं करना होता, सिर्फ डायग्राम को गौर से देखना है। जो एरोज जंक्शन की तरफ है उन तमाम करंट्स को एक तरफ प्लस कर दो, और जो एरोज अवे की तरफ है उन तमाम करंट्स को दूसरी साइड पे प्लस कर दो। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनती है किसकी? किरचॉफ्स लॉ की। बस वही इक्वेशन, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा है? द सम ऑफ द करंट्स फ्लोइंग इनटू द जंक्शन, और ये वाला क्या है? सम ऑफ द करंट्स फ्लोइंग आउट ऑफ द जंक्शन। अब देखिए हमें सारी वैल्यूज गिवन है, सिर्फ आई की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये बात प्रूव भी हो जाएगी। देखिएगा, ऐड करके देखें। हाँ भाई, ये देखें सॉल्यूशन हो गया इसका। इन तीनों का सम बराबर आ रहा है 1.5 के, इन दोनों का सम बराबर आ रहा है 0.9 के। फिर हमें आई फाइंड करना था, तो यहाँ पर प्लस है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 1.5 में से 0.9 निकलेगा, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी? 0.6। इसका मतलब ये जो करंट है सबसे लास्ट वाला, इस करंट की वैल्यू कितनी आई है जो हमसे पूछा गया था? 0.6 एम्पियर। अब आप प्रूव कर सकते हैं, देखें जो बराबर होना चाहिए। जो जंक्शन की तरफ करंट जा रहे हैं उनका सम है 1.5, तो ये अवे वाले करंट्स का सम भी बराबर आना चाहिए किसके? 1.5 के। यही तो किरचॉफ्स लॉ है। तो देखें, अगर मैं इस आई, जो हमें पहले नहीं पता था, अब हमें पता चल गया 0.6। अब अगर आप इस आई की जगह पे 0.6 पुट करके जब आप ऐड करेंगे ना इन तीनों को, तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 1.5। प्रूफ कर लिएगा, ठीक है? बल्कि कर क्या लिएगा, मैंने प्रूफ करवा दिया आपको। तो इनका सम भी 1.5 के बराबर आ रहा है, और इन तीनों का सम भी 1.5 के बराबर आ रहा है। दिस इज कॉल्ड किरचॉफ्स करंट लॉ। आसान सी प्रॉब्लम थी, नोट करें। फिर हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 6, और न्यूमेरिकल नंबर 6 को अगर हम देखें तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं मीटर ब्रिज। ये एक प्रैक्टिकल डिवाइस है जो कि वेट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। वेट स्टोन ब्रिज जो है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड है। वो मतलब जो है उसमें 4 रेजिस्टर्स होते हैं हमारे पास, जिसमें से जो 3 नोन होते हैं और जो चौथा अननोन होता है उसकी रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट करते हैं
फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, डिराइव करते हैं, ठीक है। और इस वेट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करती है एक डिवाइस जिसको हम कहते हैं मीटर ब्रिज, जिसका इस न्यूमेरिकल के अंदर जिक्र है। और इस मीटर ब्रिज के अंदर दो गैप्स होते हैं, एक राइट गैप होता है और एक लेफ्ट गैप होता है, ये मैं आपको आगे बताता हूं। खैर, कह रहा है कि इन अ मीटर ब्रिज विद अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम इन द राइट गैप, दो गैप्स होते हैं, एक होता है राइट गैप, एक होता है लेफ्ट गैप। जो राइट गैप पर जो रेजिस्टर लगा हुआ होता है ना, उसको हम कहते हैं वो क्यू होता है, और उसकी वैल्यू गिवन होती है, हमें पता होती है। जबकि जो लेफ्ट गैप में होता है उसकी रेजिस्टेंस अननोन होती है और उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायग्राम में अगर आप देखें तो वहां पर आपको पता चलेगा, ठीक है। दो गैप्स होते हैं, राइट गैप और लेफ्ट गैप। राइट गैप वाले को हम कहते हैं गिवन रेजिस्टेंस, नोन रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। और लेफ्ट गैप वाला जो होता है वो अननोन रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम कहते हैं पी। तो हमें पी कैलकुलेट करना है, और राइट गैप लिखा हुआ है, राइट गैप वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको गिवन है, यानी कि क्यू, जो कि 15 ओम्स है। आगे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द बैलेंसिंग लेंथ इज 5:3, 5:3 यानी कि 5/3। बैलेंसिंग लेंथ की जाहिर सी बात है, जो दो लेंथ होती है यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ, उन दोनों बैलेंसिंग लेंथ की आपको जो है वो रेशियो गिवन है। रेशियो का मतलब होता है L1/L2। दो L1 जो होता है वो फर्स्ट वाले के लिए होता है, L2 जो है वो सेकंड वाले के लिए होता है, ठीक है। सो L1, अब ये L1 वाला जो है वो P के लिए होता है और L2 वाला जो है वो Q के लिए होता है, ठीक है। मतलब L2 वाला जो है वो नोन रेजिस्टेंस के लिए और L1 वाला जो है वो अननोन रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो इन दोनों लेंस की आपको जो है रेशियो गिवन है 5/3। बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला है जैसे हमने इससे पहले नहीं, फोर्थ या थर्ड वाले के अंदर जो हमने यूज किया था पोटेंशियोमीटर, E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2, बिल्कुल इसी तरीके से फॉर्मूला होगा P/Q इज इक्वल टू L1/L2। तो बड़ी आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। ये रहा इसका आसान सा सॉल्यूशन, फॉर्मूला देखें, P/Q इज इक्वल टू L1/L2, ये इसका फॉर्मूला है। ये जो P होता है ये लेफ्ट गैप वाला रेजिस्टर होता है, अननोन रेजिस्टर, और Q वाला जो होता है वो राइट गैप वाला होता है, ठीक है। तो आपको राइट गैप की वैल्यू गिवन थी, यानी कि Q वाले की वैल्यू गिवन थी, जबकि लेफ्ट गैप वाले की आपको फाइंड करनी थी। अगर इसको उल्टा कर देता, अगर वो कहता कि लेफ्ट गैप वाले की रेजिस्टेंस इतनी है, तो फिर इसका मतलब हमें P की वैल्यू गिवन होती और आपको राइट वाले गैप की रेजिस्टेंस फाइंड करनी होती है, ठीक है। ये फर्क है, वर्ड्स का खेल होता है सारा, आपको पहचानना पड़ेगा। और जब आप ये कब करेंगे, जब आपने टॉपिक भी क्लियर किया हुआ हो और टॉपिक के साथ फिर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। तो ये था फॉर्मूला P/Q, L1/L2। P हमें फाइंड करना है, Q की वैल्यू गिवन है, L1 5 है और L2, यानी कि इसका तो रेशो आपकी वैल्यू आपको गिवन थी 5:3, यानी कि 5/3। रेशो का मतलब होता है अगर A/B है तो मतलब A/B, अगर 5:3 है मतलब 5/3, ऐसा होता है। तो भाई 15 डिवाइड कर रहा है, वहां जाके 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो देखें 5 × 15 डिवाइडेड बाय 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 हो जाएगा, एंड देन इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25 ओम्स। यानी कि जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 25 ओम। आसान प्रॉब्लम थी, नोट करें, फिर हम चलते हैं न्यूमेरिकल 7 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इस चैप्टर की जो लास्ट प्रॉब्लम है, यानी कि प्रॉब्लम नंबर 7 जो है, उसमें आपको इस किस्म की डायग्राम गिवन है, और डायग्राम के अंदर आपको 1 2 3 4 5 रेजिस्टर्स गिवन है और 2 सेल्स गिवन है या बैटरीज गिवन है, ठीक है। और आपसे कह रहा है ये जो 10 ओम वाला रेजिस्टर है ना, बताओ इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है। और बाय यूजिंग, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लिखा हुआ है बाय यूजिंग KVL, इसको हम कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। अभी हमने इससे पहले वाली प्रॉब्लम्स के अंदर KCL को डिस्कस किया था, यानी कि किरचॉफ्स का जो करंट लॉ है, किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है, उसको डिस्कस किया था। अब इस लास्ट वाली प्रॉब्लम के अंदर जो है वो हम किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा देखें, इसका जो सॉल्यूशन है ना, लेंदी बहुत है, ठीक है, लेंदी बहुत है, लेकिन आसान है। बड़े सोच समझ के हमें करना होता है। अगर आप कुछ पॉइंट्स ध्यान में रख लें, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता हो, अगर वो चीज आपको पता हो, तो आपके लिए इस किस्म के जो सर्किट्स होते हैं ये कभी भी आपको तंग नहीं करेंगे। सबसे पहली बात देखें, यहां पर अगर डायग्राम को हम समझे, कनेक्ट रहेगा, एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे, स्किप मत करिएगा, ऐसा ना हो कोई चीज आप मिस कर दें और आगे जाके वो प्रॉब्लम का बाइस बने आपके लिए। देखें, यहां पर हमारे पास 3 लूप्स हैं, अकॉर्डिंग टू ये डायग्राम मैंने वैसे ही बनाई है जैसे आपकी प्रॉब्लम में गिवन है। एक लूप, ये रहा लूप, मतलब जो होता है वो क्लोज शेप होती है ना। तो मुझे यहाँ पर 3 क्लोज शेप नजर आ रही है। एक लूप ये है, एक लूप ये रहा और एक लूप ये रहा। अच्छा, इसको हम लूप्स के नंबर्स भी कह सकते हैं ना, जैसे मैं कह सकता हूँ ये लूप नंबर 1 है L1, ये लूप नंबर 2 है L2 और ये लूप नंबर 3 है यानी कि L3, ठीक है। अच्छा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ
के अंदर हमें जो काम की बातें समझनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, वो क्या होती है, इसको गौर से सुनिएगा मेरी बात। ये जो आपको लूप का जो डायरेक्शन गिवन होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे यहां पर आपको गिवन है क्लॉकवाइज, है ना, ये क्लॉकवाइज भी गिवन हो सकती है या आपको एंटी क्लॉकवाइज भी गिवन हो सकती है। तो जब भी केवीएल की, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की हम बात करते हैं ना, तो आपको हमेशा ये लूप की जो डायरेक्शन होती है ना, ये हमेशा, यानी इसको हम कहते हैं पाथ, ये पाथ की डायरेक्शन हमेशा आपको गिवन होगी। अब भले वो एंटी क्लॉकवाइज हो या भले वो क्लॉकवाइज हो, ठीक है। तो जैसे आपको डायग्राम में कैसे गिवन है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, हमें ये फिक्स करनी होती है। विदाउट द डायरेक्शन ऑफ द लूप हम केवीएल को अप्लाई नहीं कर सकते। याद रखिएगा, हमारे पास ये जो पाथ होता है ना, ये वाला पाथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब मेरी बात सुनिएगा, जैसे कि लेट सपोज हमारे पास एक बैटरी है, एक सेल है, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, और हमारे पास जो ना इस कंडीशन में दो किस्म के पाथ्स होंगे। मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा, अब अगर आप नोट करें तो यहां पर जो पाथ है, लूप की डायरेक्शन का जो पाथ है वो क्लॉकवाइज है। अब क्लॉकवाइज पाथ को अगर मैं चेक करना चाहूं कि जब ये बैटरी से होता हुआ जा रहा है, तो बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव, तो ये पाथ कैसे जा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसा है ना। अब मेरी बात सुनिएगा, ये होता है कुछ पाथ। लेट सपोज या तो आपको पाथ गिवन होगा ऐसे, या आपको पाथ गिवन होगा ऐसे। मतलब इसको चलो मैं कंप्लीटली फिल कर देता हूं। ये दो तरीके होंगे आपको पाथ गिवन होने के। देखो, या तो पाथ होगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ, या पाथ होगा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ। याद रखिएगा, अगर पाथ पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है, इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप है। यानी कि अगर जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, तो इस कंडीशन में जो पोटेंशियल होता है वो ड्रॉप होता है, डिक्रीज होता है। तो इस कंडीशन में जो आपने V की वैल्यू रखनी है ना, यानी कि डेल्टा V की वैल्यू जो पुट करनी है, वो आपने हमेशा नेगेटिव पुट करनी है। इस कंडीशन में हमेशा आप डेल्टा V की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। पूरा लिख देता हूं, चलो। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा हमारे पास, हमेशा नेगेटिव। कब बता रहा हूं, अगर पाथ बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है पाथ, तो इस कंडीशन में डेल्टा V की वैल्यू आपने हमेशा नेगेटिव पुट करनी है, बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन पोटेंशियल। और इसी तरीके से अब आप नोट करें, ये पाथ क्या बता रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इस तरफ है ना पाथ, नेगेटिव से पॉजिटिव, और हमें पता है जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल गेन होता है। तो इस कंडीशन में हमारे पास तो जो डेल्टा V की वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। पहली बात ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई सेल की बात। भाई सेल के लिए आपने पाथ अब देखें, जैसे ये है, ये यूं आ रहा है पाथ ऊपर की तरफ, इस पॉइंट पे क्या है, ऊपर की तरफ। ऊपर अगर चेक करना चाहे तो देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये 4 वोल्ट्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगेन इस वाले को चेक करते हैं, यहां पर पाथ क्लॉकवाइज है, तो जब ये यहां पर आ रहा है बैटरी की तरफ, तो ये पाथ नीचे की तरफ है, नीचे का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इस कंडीशन में जो 6 वोल्ट्स की वैल्यू आगे हम पुट करेंगे, वो क्या पुट करेंगे, -6। तो वहां पर मैं आपको दोबारा डायग्राम नहीं बताऊंगा, वहां बताऊंगा, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान में रखना है। तो अगर पाथ पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है, तो V की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, और अगर पाथ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, तो जो भी V की वैल्यू होगी आपने हमेशा उसको पॉजिटिव पुट करना है, ठीक है। एक और चीज आपको बताएं, देखें, फिर हमारे पास एक होता है रेजिस्टर, ठीक है, एक ही हो गया। अच्छा, रेजिस्टर में लेट सपोज हमारे पास करंट की डायरेक्शन आपको गिवन होती है, करंट फ्लो कर रहा है I, और अगेन हमारे पास ये एक और रेजिस्टर है, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है अगेन सेम डायरेक्शन में, ऐसे ही I। अब हम बनाते हैं यहां पर पाथ। लेट सपोज इस कंडीशन में पाथ की डायरेक्शन है कुछ यूं। अब आप देखिए, पाथ की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, ऐसा है ना कि करंट इस तरफ है और पाथ की डायरेक्शन भी सेम है। तो इस कंडीशन के अंदर याद रखिएगा, आप हमेशा करंट की वैल्यू को पुट करेंगे नेगेटिव, करंट नहीं, सॉरी, डेल्टा V की वैल्यू को आप क्या पुट करेंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। चले, और अगर पाथ जो है वो करंट के ऑपोजिट है, करंट ऐसे है और पाथ ऐसे है, तो इस कंडीशन में आप डेल्टा की V की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे पॉजिटिव। ये 2-3 बातें आप लोगों ने जो है वो ध्यान में रखनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से आगे समझ आए, तो ये आपने ध्यान में रखनी है बात। क्या आ गया, प्लस, समझ आई बात। अगर सेल होगा
तो कब डेल्टा वी नेगेटिव होगा और कब डेल्टा वी पॉजिटिव होगा ये मैंने आपको बताया। अगर रेजिस्टर होगा तो रेजिस्टर में कब, देखो अगर करंट और पाथ, लूप का पाथ, लूप की डायरेक्शन है ना, अगर करंट और लूप के पाथ की डायरेक्शन सेम है तो इस कंडीशन में आपने डेल्टा वी की वैल्यू नेगेटिव पुट करनी है, क्योंकि डेल्टा वी सिर्फ पोटेंशियल उसका नहीं होता, बैटरी का नहीं होता, डेल्टा वी पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टर का भी होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर करंट और पाथ ऑपोजिट है तो इस कंडीशन में आपने डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव पुट करनी है। यहां तक बात क्लियर है। अब आप देखें, अगर मैं बात करूं कि जैसे ये पाथ यूं है क्लॉकवाइज, तो देखिए इस इमेजिन कर लेते हैं, अच्छा एक चीज और इमेजिन कर लेते हैं, हम यहां पर करंट की डायरेक्शन बना देते हैं। कैसे? अब देखो यहां पर दो बैटरीज हैं, यहां से करंट निकलेगा है ना, यानी कि आई करंट निकल रहा है, यहां से भी करंट निकल सकता है आई, लेकिन हम एक काम करते हैं, किसी भी एक तरफ से करंट को इमेजिन कर लेते हैं, किसी एक बैटरी से जो है वो करंट निकल रहा है। अब आपने उस निकलने वाले करंट के डायरेक्शन को पूरा करना है, ठीक है। आप चाहे तो यहां से इमेजिन कर लें कि यहां से करंट निकल रहा है और वो इस तरफ जा रहा है, आप चाहे तो यहां से इमेजिन कर लें कि करंट पॉजिटिव से निकल रहा है और ये पूरा कंप्लीट पाथ करता हुआ नेगेटिव की तरफ आएगा, ठीक है। आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। आप इसको पहले समझ के देख लें और प्रूव कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। अच्छा, ये करंट यहां से निकला, अब लेट्स सपोज सबसे पहले ये जो करंट है ये जा रहा है आई, आई एंटर होगा सबसे पहले इस 5 ओम वाले रेजिस्टर के अंदर। फिर जब ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा, इस पॉइंट पर जंक्शन पर पहुंचेगा, तो इसके सामने दो पास हैं, फिर ये करंट जो है पहले पहुंच जाएगा यहां तक। अगर ये लेट्स सपोज आई है तो मैं इसको I1 कह देता हूं, ये आ गया I1, ठीक है। और मैं इसको कह देता हूं I2 जो 15 में से जा रहा है, ये आ गया I2। याद रखिएगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आगे आपको काम आएंगी जब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो ये जो छोटी मोटी पैरामीटर्स हैं जो हम डिसाइड कर रहे हैं आपको आगे काम आएंगे। करंट I निकला, पहले वो करंट 5 ओम रेजिस्टर में से पहुंचने के बाद जब यहां पहुंचा तो ये करंट डिवाइड हो गया, कुछ करंट गया 10 में, कुछ करंट गया 15 में। जो करंट 10 की तरफ गया उसको हमने कह दिया I1 और जो करंट 15 वाले की तरफ गया उसको हमने कह दिया I2। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, फिर ये जो A1 I1 था, I1 जब इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो अगेन ये करंट डिवाइड हो जाएगा, तो 2 तो हो चुका है, तो मैं कह दूंगा वो करंट जो कि 12 में जाएगा इसको हम कह देते हैं I3, और जो करंट 8 में जाएगा इसको हम कह देते हैं I3 के बाद 4, ठीक है। अच्छा, फिर ये करंट जो है यहां से होता हुआ फ्लो करता हुआ यहां से आएगा, ये यहां से आएगा, इस करंट को हम क्या बोल रहे हैं, ये I3 है, ये I3 आ रहा है, दिस इज I3। तो जब ये I3 और I4 दोबारा मिलेंगे तो कौन सा करंट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा I1। भाई जैसे I1 टूटा था तो I3 I4 बना था ना, तो जब I3 और I4 दोबारा मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, I1 बनेगा, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से I टूटा था तो I1 और I2 बने थे, अब जब I1 और I2 दोबारा मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा I। अब देखिए वही सेम करंट I फ्लो करके चला गया कहां पर, बैटरी की तरफ। समझ आई बात, ये हो गया कंप्लीट सर्किट या करंट का पाथ। मैंने जो बनाया वो कहां से, इस वाली बैटरी से करंट निकाला और ऐसे फ्लो करता हुआ बैटरी के अंदर आ गया, बीच में डिवाइड भी हुआ, ठीक है। वो हर चीज मैंने आपको बताई। पहले जो करंट निकला उसको मैंने कह दिया था I, करंट जो निकल रहा है वो I है। यहां पहुंचने के बाद I1 I2 में ब्रेक हुआ, फिर ये I1 यहां पहुंचने के बाद I3 I4 में ब्रेक हुआ, I3 I4 दोबारा मिलकर I1 बना रहे हैं, I1 I2 मिलकर दोबारा I बना रहे हैं। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, इसके अगर हम सॉल्यूशन की तरफ जाए ना तो देखें कंडीशन क्या आती है, केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमें क्या बताता है, वो ये कहता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज लूप इज 0। मतलब अगर आपके पास कोई भी क्लोज लूप हो, उस क्लोज लूप के अराउंड जितने भी पोटेंशियल आ रहे हैं, जितने भी चेंज इन पोटेंशियल आ रहे हैं, उन तमाम चेंज इन पोटेंशियल का जो सम है ना वो हमेशा 0 के बराबर आता है। दिस इज कॉल्ड अपना किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। मैं काम ही करता हूं सॉल्यूशन के अंदर पहले इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूं और फिर इसको स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए और जो पॉइंट्स मैंने आपको बताएं इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम अपने फर्स्ट स्टेप्स की तरफ चलते हैं। केवीएल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू केवीएल तो ये रही इसकी स्टेटमेंट, यानी कि केवीएल की किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की स्टेटमेंट। इसमें लिखा हुआ है कि अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल यानी कि डेल्टा वी अराउंड अ क्लोज लूप इज 0। मतलब कोई भी, जैसे यहां पर 3 लूप्स हैं, 1 2 3, किसी भी लूप के अराउंड जो चेंज इन पोटेंशियल का सम आता है ना, जैसे यहां पर लेट्स सपोज इस लूप के अंदर कितने चेंज इन पोटेंशियल है, एक बैटरी का, एक इस रेजिस्टर का और एक इस रेजिस्टर का, इस लूप के अंदर 3 आ रहे हैं, तो इन तीनों का जो चेंज इन पोटेंशियल का सम होगा ना वो हमेशा 0 के बराबर होगा।
दिस इज कॉल्ड केवीएल। अगेन इस लूप में कितना आ रहा है चेंज इन पोटेंशियल, एक इस रेजिस्टर का, एक इसका और इसका, ठीक है। तो इन तीनों के चेंज इन पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम बराबर होगा 0 के। अगेन इसमें भी 3 है, 1 2 3, तो इस बैटरी का, इसका और इसका, इन तीनों का पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम जो है वो हमेशा किसके बराबर होगा 0 के। और अब यही करने जा रहे हैं, तीनों लूप्स के अलग अलग इक्वेशंस बनेगी। पहले हम सॉल्व करेंगे लूप नंबर 1 के लिए, इसको अप्लाई करेंगे लूप नंबर 1 के लिए, एक इक्वेशन बनेगी। फिर इसी को अप्लाई करेंगे लूप नंबर 2 के लिए, सेकंड इक्वेशन बनेगी। फिर इसी को अप्लाई करेंगे लूप नंबर 3 के लिए, फिर हमारे पास थर्ड इक्वेशन बनेगी। तो इस तरीके से प्रॉब्लम जो है वो लेंथी हो जाती है, लेकिन आसान है। देखें अब मैं यहाँ से बोर्ड पे से ये रिमूव करने जा रहा हूँ, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, बार बार मैं बनाऊंगा नहीं। एक बात मैंने आपको बता दी कि अगर लूप की पाथ की डायरेक्शन बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है तो आपने डेल्टा वी की वैल्यू को नेगेटिव रखना है। जैसे मैंने आपको बताया, ये देखो इधर लूप की डायरेक्शन का है ऊपर, पाथ का है ऊपर, ऊपर का मतलब क्या है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, तो इसका मतलब आप 4 की जो वैल्यू रखेंगे वो क्या रखेंगे पॉजिटिव रखेंगे। लेकिन यहां चेक करें, यहां पर लूप कैसे क्लॉकवाइज, यहां पर पाथ नीचे की तरफ है, नीचे, और नीचे का मतलब क्या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, इसका मतलब आप इक्वेशन में 6 की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे। और इसी तरीके से अगर रेजिस्टर हो तो रेजिस्टर में करंट और पाथ की डायरेक्शन अगर सेम हो जाए तो आपने वहां पर डेल्टा वी की वैल्यू, अच्छा डेल्टा वी आई आर होता है ना, आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, तो आपने आई आर की वैल्यू क्या रखनी है नेगेटिव रखनी है। और अगर करंट की डायरेक्शन रेजिस्टर की और पाथ की डायरेक्शन ये ऑपोजिट होंगे तो आपने आई आर की वैल्यू यानी कि चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू क्या रखनी है प्लस रखनी है। तो ठीक है, अब इस बात को मैं बिठा के अब इन सारी चीजों को जो मैंने आपको बताई इन एक एक करके अप्लाई करेंगे एक एक लूप के अंदर, यानी कि पहले फर्स्ट फिर सेकंड और फिर थर्ड से स्टार्ट करेंगे, मतलब थर्ड तक इसको कवर करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम लूप नंबर 1। ठीक है, इसको अब मैं रिमूव कर रहा हूं, पहले अगर आप चाहें तो इसको नोट कर ले जल्दी से। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं लूप 1 के लिए। अच्छा लूप 1 में मुझे करना क्या है, मुझे ये किरचॉफ लॉ अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, बोल रहा है कि अलजेब्रिक सम जो है वो बराबर आना चाहिए 0 के। मेरे पास 3 यहाँ पर अलजेब्रिक सम है, एक बैटरी का, एक इस रेजिस्टर का और एक इसका। ठीक है, अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इन तीनों का सम। हाँ भाई बैटरी का पोटेंशियल कितना है 4, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा। हाँ भाई मुझे पहले बताओ ये 4 जो है वो नेगेटिव होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा क्योंकि पाथ की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है जो मैंने आपको बताया, तो इसका मतलब आप स्टार्ट करेंगे 4 से, पॉजिटिव 4। आगे चलते हैं, अब मैं इसकी बात करता हूं। जाहिर सी बात है ये 5 ओम है, ये रेजिस्टर है, और जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। आई हमें नहीं पता फिलहाल आई है, और आर की वैल्यू कितनी है 5, तो क्या बन जाएगा 5i, 5i, यानी कि V इज इक्वल टू 5i। 5 जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू और I जो है करंट है, तो आई आर यानी कि इसका पोटेंशियल क्या बन रहा है 5i। मैंने वैल्यूज पुट कर दी ना, आई अननोन हमें नहीं पता। अच्छा अब मुझे बताएं करंट इस तरफ है और पाथ की डायरेक्शन जो है वो भी इस तरफ है सेम, जैसे यहां पर देखो यूं है सेम, तो पाथ भी सेम करंट भी सेम, इसका मतलब यहां पर जो 5i की वैल्यू होगी, v की वैल्यू जो होगी 5i वो नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव 5i। आगे चलते हैं, इसकी बात करते हैं। अच्छा अब देखो सबसे पहली बात कि इसकी डायरेक्शन क्या है सेम, पाथ भी नीचे करंट भी नीचे, तो इसका मतलब जब आप इसको ऐड करोगे तो नेगेटिव के तौर पर ऐड करोगे। पहले दूसरी बात, इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 15 है, 15 ओम्स ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आर। फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। अब यहां पर करंट कितना है I2, यानी कि I2 इंटू 15 आई आर, इसका पोटेंशियल कितना है आई कितना है I2 और R कितना है 15, तो बेसिकली होना कितना चाहिए I2 15, या यूं कह लो कि 15 I2, ऐसे करके लिख सकते हैं ना। तो देखो 15 I2, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा I2 जो है बाजाहिर कोई करंट नहीं है, एक्चुअली I2 जो है वो डिवाइडेड करंट है ना। क्या मैं कह सकता हूं कि ये I2 जो है अगर मैं इस I में से I1 को निकाल दूं, भाई I कंप्लीट करंट था जो कि डिवाइड हुआ यहां पर आने के बाद, अगर मैं इस कंप्लीट करंट में से I1 वाला निकाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा I2 मिलेगा। इसका मतलब I2 उतना ही होगा जितना I माइनस I1 के बराबर है ना। मतलब ये जो I2 है इसको मैं I2 नहीं लिखूंगा, हम अपनी इक्वेशन को आसान करेंगे, आपको आगे कहानी समझ आएगी।
मैं I2 को I2 नहीं लिखूंगा, एक्चुअली I2 डिवाइडेड करंट है, I में से I1 को माइनस कर दो भाई, टोटल में से इधर जाने वाले करंट को माइनस कर दो, बाकी बचा हुआ कौन सा करंट है, I2। इसका मतलब I2 की वैल्यू क्या है, I माइनस I1। I2 कितना है, I माइनस I1, सिंपल। ठीक है भाई, देखो बहुत आसान सी बात है ना, I किसके बराबर है, I1 प्लस I2, ये टोटल है ना, I किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये बनेगी कंडीशन, ये बनेगी कंडीशन भाई। I2 अगर मुझे लिखना है तो I2 किसके बराबर होगा, I माइनस I1 के। तो एक्चुअली मैं यहां पर I2 नहीं लिख रहा, मैं यहां पर लिखूंगा I माइनस I1 इज इक्वल टू, अब देखो 3 थे ना, ये 4 वोल्ट हो गया, 4 इसको प्लस किया और इसको प्लस किया, यानी कि ये और ये, इस लूप में 3 आ रहे हैं चेंज इन पोटेंशियल, तो आपने तीनों को ऐड किया तो इन तीनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। सो द सम ऑफ द algebraic sum of change in potentials around a loop must be equal to 0, this is called Kirchhoff's law। समझ आई बात, ये चेंज इन पोटेंशियल जो है बैटरी का है, ये चेंज इन पोटेंशियल जो है वो इस वाले रेजिस्टर का है, और ये चेंज इन पोटेंशियल जो है वो इस वाले रेजिस्टर का है। मैं बहुत स्लो चल रहा हूं तामुल के साथ, एक एक चीज बताकर, ताकि आपको क्लियर हो जाए बात, प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा वही वाली बात, मैंने I2 नहीं लिखा, I2 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये I2 था ना, I2 15, ये 15 I2 बनता, तो मैंने 15 I2 नहीं लिखा, I2 की वैल्यू पुट कर दी क्या, I माइनस I1। अच्छा अब इस 15 को मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट के साथ, तो क्या बनेगा, 4 माइनस 5I माइनस माइनस प्लस माइनस 15I माइनस माइनस प्लस 15I1, 15I1 इज इक्वल टू 0। समझ आई बात। अब मुझे जो है वो 2I नजर आ रहा है, ये देखो I और I इनको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 15 प्लस 5 कितने हो जाएंगे, लेकिन माइनस का 20, माइनस का 20I प्लस का 15I1 इज इक्वल टू 0। समझ आई बात। तो ऐसे जाके हमारी एक इक्वेशन बन गई, और इस इक्वेशन को हम बेसिकली इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं, लेकिन इस इक्वेशन को हमें रीअरेंज करना होगा एक करंट के लिए, और वो इक्वेशन क्या होगी, वो इक्वेशन मैं आपको बाद में बताता हूं, इसको फिलहाल हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। जगह छोड़ रहा हूं क्योंकि इस जगह पर हमें इस पूरी इक्वेशन को रीअरेंज करना होगा, किसके लिए, या तो I के लिए या I1 के लिए, ये मैं आपको आगे जाके बताता हूं। फिलहाल हमने यहां पर इक्वेशन नंबर 1 बना दी, जो कि लूप नंबर 1 से हमने निकाली। अब किसकी बारी है, लूप नंबर 2 की। सो लूप नंबर 2, ठीक है, देखिए आसान है, लेंथी हो सकता है लेकिन आसान बहुत है। अब लूप नंबर 2 के अंदर वही वाली बात, सम ऑफ algebraic sum of change in potential must be equal to 0। एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, क्लॉकवाइज, सॉरी हाँ क्लॉकवाइज जो है वो पाथ की डायरेक्शन है, इसको ध्यान में रखते हुए यहां से स्टार्ट करते हैं, मर्जी आपकी, यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो। मुझे पता है लूप नंबर 2 के अंदर 3 मुझे चेंज इन पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, 1 2 3, आपकी मर्जी, आप कहीं से भी स्टार्ट करें। फिलहाल लेट्स सपोज मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं। हाँ भाई, इसका चेंज इन पोटेंशियल कितना है, आपको पता है पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, IR। इधर करंट कितना है, इसमें जो करंट जा रहा है वो कितना है, I1, और इसकी वैल्यू कितनी है, 10, यानी कि I1 इंटू 10, I1 इंटू 10, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 है, तो क्या बनेगा, 10I1, 10I1, 10I1। अच्छा अब 10I1 की डायरेक्शन क्या है, पाथ देखो, पाथ ऐसे क्लॉकवाइज है, ये देखो पाथ और करंट सेम है, इसका मतलब ये जो चेंज इन पोटेंशियल है ये नेगेटिव है, तो कितना हो जाएगा, -10I1, -10I1, यानी कि इसके अक्रॉस जो चेंज इन पोटेंशियल आ रहा है वो कितना आ रहा है, अच्छा वैसे कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है 10I1, लेकिन क्योंकि पाथ और करंट की डायरेक्शन सेम है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, सेम होने की वजह से नेगेटिव, तो -10I1, -10I1, आगे जाके प्लस करते हैं, प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, चेक करते हैं। ये देखो लूप की डायरेक्शन का है नीचे नीचे, और करंट भी कहां जा रहा है, नीचे, तो इसका मतलब ये है कितना, 8, और करंट कितना है, I4, यानी कि 8I4, और पाथ सेम है, तो -8I4, ये क्या बनेगा, -8I4। अच्छा 2 मिनट याद करें, मैंने इस I2 को I2 नहीं लिखा था, बल्कि मैंने डिवाइड की फॉर्म में लिखा था कि I2 बराबर है I में से I1 निकाल दो। इसी तरीके से अब इस I4 को आपने I4 नहीं लिखना, क्या करेंगे, I1 में से I3 निकाल दो, क्योंकि I1 ही तो यहां पर आके डिवाइड हुआ I3 और I4 में, तो अगर मैं I1 में से I3 निकाल दूं तो मुझे I4 मिल जाएगा, सिंपल। तो आपने यहां पर I4 नहीं लिखना, आपने यहां पर I4 की किसकी वैल्यू बनेगी, देखो I4 किसके बराबर बनेगा, I1 एक्चुअली बराबर है किसके, टोटल था
I3 प्लस I4, I3 प्लस I4, ऐसा है ना। अब मुझे बताओ I4 की वैल्यू क्या बनेगी, I1 माइनस, समझ आई बात। तो इस I4 को मैं I4 नहीं लिख रहा, I1 माइनस I3 लिख रहा हूं, I1 माइनस I3, समझ आई बात। तो इस वाले का चेंज इन पोटेंशियल क्या हो गया, है नेगेटिव, क्योंकि पाथ और करंट सेम है, तो नेगेटिव है। 8 रेजिस्टेंस की वैल्यू और करंट कितना जा रहा है, I1 माइनस I3, तो ये है चेंज इन पोटेंशियल इसका अक्रॉस, ये है चेंज इन पोटेंशियल इसके अक्रॉस। दोनों नेगेटिव क्यों है, क्योंकि पाथ और करंट दोनों के अंदर सेम डायरेक्शन में। अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ। ये देखिए थर्ड में करंट नीचे है, अब सुनिएगा, करंट नीचे है लेकिन पाथ ऊपर की तरफ है, ऑपोजिट हो गए, इसका मतलब यहां पर आ जाएगा प्लस, प्लस, पाथ ऊपर है करंट नीचे है यानी कि प्लस। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, 15, 15 के साथ करंट की वैल्यू क्या पुट करूं मैं, 15 के साथ करंट की वैल्यू I2, I2 नहीं लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, I माइनस I1, तो 15 I माइनस I1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक पोटेंशियल ये वाला है, एक पोटेंशियल ये वाला है, एक पोटेंशियल ये वाला है, और एक पोटेंशियल ये वाला है। ये वाला पोटेंशियल इसका है, ये वाला पोटेंशियल इसका है, और ये वाला पोटेंशियल इसका है। इन तीनों का सम, ये देखो ये सम है, ये सम है, इन तीनों का सम किसके बराबर है, 0 के अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। ये हमने अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स यानी कि केवीएल लूप नंबर 2 को ध्यान में रखते हुए बनाई है। आगे चलते हैं। तो अब देखें जो इक्वेशन बनी हुई थी ये वाली, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इस 8 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, इस 15 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस का 8I1 माइनस माइनस प्लस का 8I3 प्लस प्लस 15I प्लस माइनस माइनस का 15I1 इज इक्वल टू 0। अब आप नोट करें I1 I1 और I1 ये तीनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 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 प्लस होते हैं लेकिन रहेगा आंसर माइनस का। तो जनाब 10 प्लस 8 प्लस 15 कितना हो जाएगा 33, लेकिन नेगेटिव साइन रहेगा, माइनस का 33I1, इन तीनों I1 को आपने ऐड कर लिया, ये एज इट इज रहेगा, ये प्लस का नहीं है, ये है माइनस का ना, माइनस का 8, अच्छा प्लस का, सॉरी प्लस का, ये रहा ना 8I3 एज इट इज और 15I एज इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब अगेन जो है ना यहां पर थोड़ी सी मैं जगह छोड़ रहा हूं, मैं चलता हूं लूप नंबर 3 की तरफ। एक मैंने यहां पर छोड़ा हुआ है कि यहां से हमें किसकी वैल्यू बनानी है, और एक मैंने यहां पर छोड़ा हुआ है कि यहां पर हम थोड़ा सा और सॉल्यूशन करेंगे, एक वैल्यू और बनाएंगे, तो यहां से इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। फिलहाल मैं जा रहा हूं लूप नंबर 3 की तरफ। लूप नंबर 3 की तरफ जाने का फायदा ये होगा कि हमें बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। अच्छा हमें कैलकुलेट क्या करना है, उसने कहा था बाय यूजिंग केवीएल आप 10 ओम वाले रेजिस्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो बताएं कितना है, यानी कि हमें कौन सा करंट फाइंड करना है, I1 कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, अब हमारा सारा जो फोकस होगा वो किस पे होगा, I1 पर होगा। I1 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, जो इस प्रॉब्लम के अंदर रिक्वायर्ड है वो क्या है, हमें कैलकुलेट करना है I1, बताओ कितना है, ये हमारा क्वेश्चन है। फिलहाल लूप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। लूप नंबर 3 के अंदर 1 2 3 चेंज इन पोटेंशियल है। देखो अगेन पाथ चेक करें, पाथ क्या है, डाउनवर्ड, और कैसे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। याद करो मैंने आपको बताया था अगर पाथ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो तो पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो देखिए नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो -6, ये आ गया -6 वोल्ट, नहीं हम यूनिट नहीं लगाते ना सॉल्यूशंस के अंदर। आगे चलते हैं, ये जा रहा है इस रेजिस्टर में, इस रेजिस्टर का पोटेंशियल पहले भी हम लिख चुके हैं, वो ये वाला है -8I1 -I3, लेकिन देखो करंट नीचे है इस बार और पाथ ऊपर की तरफ है, इस तरफ अलग था इस तरफ अलग है, करंट नीचे है पाथ ऊपर की तरफ है, इसका मतलब इस बार ये रहेगा प्लस, प्लस का 8, और 8 के बाद करंट कितना है, करंट कितना है I4, तो I4 की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, I4 किसके बराबर है, I1 I3 के, तो 8 के साथ क्या आ जाएगा I1 I3। ठीक है, ये आ गया। अच्छा फिर अब आप नोट करें ये लूप ऐसे जा रहा है और इसकी तरफ जा रहा है, तो यहां पर करंट और पाथ सेम डायरेक्शन में है तो नेगेटिव रहेगा, ये आ गया माइनस, और माइनस के बाद वैल्यू कितनी है इसकी 12 है, और 12 के बाद करंट कितना है 12I3, ये आ जाएगा 12I3 इज इक्वल टू 0, 12I3 इज इक्वल टू 0। तो आपने तीनों पोटेंशियल्स को ऐड कर लिया, ये बैटरी का पोटेंशियल, ये रेजिस्टर का पोटेंशियल, और ये दोबारा रेजिस्टर का पोटेंशियल। आप तीनों को सम करेंगे तो सम किसके बराबर आएगा, 0 के। तो हमने किरचॉफ्स लॉ को लूप नंबर 1 में अप्लाई किया, किरचॉफ्स लॉ को लूप नंबर 2 में अप्लाई किया, और किरचॉफ्स लॉ को लूप नंबर 3 में अप्लाई करने के बाद इक्वेशंस बना रहे हैं। ठीक है, द सम ऑफ algebraic sum of change in potential around a closed loop must be equal to 0।
सम 0 के बराबर आएगा, सम 0 के बराबर आएगा, सम 0 के बराबर आएगा। अब आप बोलेंगे सर सम तो नहीं हो रहा, यहां पर तो माइनस में, देखो माइनस तो कंडीशन के मुताबिक लगाए ना ये, लेकिन ये सम है, आप इन तमाम का सम कर रहे हैं, तो प्लस और माइनस को एक्चुअली हम सम ही कह रहे होते हैं। आप टोटल बताओ कितना है, सम का मतलब टोटल बताओ कितना है, तो टोटल 0 के बराबर होगा, टोटल 0 के बराबर होगा। आगे चलते हैं, इस 8 को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाई, लूप नंबर 3 से 8 को मल्टीप्लाई किया तो 8i1 माइनस 8i3 और ये सेम था। फिर देखें ये दोनों i3 की वैल्यू सेम थी, तो 12 में 8 जमा करेंगे तो कितना बनेगा, माइनस का 20i3, और इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। हमें कैलकुलेट क्या करना है, i1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 10 ओम वाले रेजिस्टर में करंट कितना फ्लो कर रहा है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो हमें i1 अगर कैलकुलेट करना है तो देखो i1 यहां से हमें मिल सकता है, यहां से कैसे मिल सकता है, अगर मैं यहां पर किसी तरीके से i3 की वैल्यू पुट कर दूं, और i3 की वैल्यू जो है मुझे निकालनी पड़ेगी यहां से इस इक्वेशन से, और यहां से मुझे i3 की वैल्यू जब मिलेगी, अब देखिए चेन कैसे बन रही है, मुझे चाहिए i3 क्योंकि i1 यहां मौजूद है, मुझे i1 कैलकुलेट करना है तो i3 चाहिए। अब i3 मुझे मिल सकता है यहां से, और इस i3 को यहां से कैलकुलेट करने के लिए आपको यहां पर i की वैल्यू पुट करने की पड़ेगी, जो कि यहां से आप बनाएंगे। यहां से i की वैल्यू कैसे बनेगी, देखें यहां से i की वैल्यू कैसे बनेगी, देखें बहुत आसान है। सबसे पहले आपने रीअरेंज करना है i के लिए, तो ये प्लस का है इक्वल की तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का है वहां जाके माइनस का हो जाएगा, ऐसा है ना। या एक काम करते हैं, आसान कर लेते हैं, इन दोनों को यहां रहने दो, ये माइनस की वैल्यू वहां जाएगी प्लस की हो जाएगी, क्या बनेगा 4 प्लस 15 i1 इज इक्वल टू 20i, सही है ना। अब लास्ट में 20 मल्टीप्लाई करना है, यहां पर आके डिवाइड करेगा, तो आपको i की वैल्यू क्या मिल गई जनाब, i की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ऊपर है 4 प्लस 15i, 4 प्लस 15i1, और अपॉन में कौन आ रहा है, अपॉन में आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 20, तो इसको हम कह देते हैं ये हमें मिल गई i की वैल्यू, ये आंसर नहीं है, ये i की वैल्यू है, ठीक है। आप इसको बोलेंगे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसको हटा दें क्योंकि आपने इसको फर्दर सॉल्व कर लिया, हमें पता चल गया था। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को हमें पुट करना है इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, या सॉरी 2 के अंदर, और यहां पर जहां i आ रहा है, इस i की वैल्यू को यहां जब हम पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ i, पुट द वैल्यू ऑफ i फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इस i की जगह पे ये पूरी वैल्यू पुट करनी है। अब आप चेक करिएगा कैसे पुट करते हैं हम लोग, ये सेम रहेगा, माइनस का 33, ये देखिए मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब आपको समझाता हूं मैंने सिर्फ i की वैल्यू, ये जो पूरी है, सिर्फ इस i की जगह पे ये पूरी वैल्यू पुट कर दी, जो कि इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है। देखो ये सेम है, प्लस 8i3 सेम है, 15 सेम है, प्लस के बाद 15 के बाद i सेम नहीं है, i की पूरी वैल्यू आ गई, ऊपर लिखा हुआ है 4 प्लस 15i1 अपॉन 20। ये 20 का एलसीएम लेंगे हम, देखो इसके अपॉन में 20 नहीं है तो ये 20 से जाके मल्टीप्लाई करेगा, इसके अपॉन में भी 20 नहीं है तो ये 20 जाके इससे मल्टीप्लाई करेगा, इसके अपॉन में ऑलरेडी 20 है तो यहां मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं एलसीएम लेना, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये 20 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 20 33 जा 660, और साथ में i1 है, फिर 20 मल्टीप्लाई बाय 8 160, और साथ में i3 है। यहां हमने क्या किया, एलसीएम लिया है। आप चाहते हो कि स्टेप बढ़ा दिएगा, आप पूरा अपॉन में 20 करके लिखेंगे और 20 को इससे मल्टीप्लाई करें, 20 को इससे मल्टीप्लाई करके दिखा दिएगा। यहां नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऑलरेडी अपॉन में 20 है, 15 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अच्छा, साथ में क्या किया मैंने, 15 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, 15 4 जा 60, 15 15 जा 225 i1 एज इट इज। अब आप बोलेंगे सर अपॉन में जो 20 था वो कहां चला गया, तो अपॉन वाला 20 नीचे डिवाइड कर रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो अपॉन वाले 20 को आपने डिवाइड से मल्टीप्लाई में भेजकर 0 कर दिया, तो अपॉन वाला 20 खत्म। अब नोट करें, एक i1 की वैल्यू ये रही और एक i1 की वैल्यू ये रही, माइनस प्लस माइनस, यानी कि 660 में से 225 को निकालेंगे तो ये बनेगा 435, और नेगेटिव क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव है, तो 660 माइनस 225 विल बिकम 435 i1 160 i3 और प्लस का 60 इज इक्वल टू 0। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, i1 कैलकुलेट करना है तो किसकी वैल्यू चाहिए थी, i3 की। अब आप इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे किसके लिए, i3 के लिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने इस इक्वेशन को अरेंज किया था i के लिए। तो देखें, अगर मुझे i3 चाहिए तो मैं इसको और इसको इक्वेशन के तरफ भेज दूंगा, और 160 डिवाइड से मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो मुझे i3 की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि i3 का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो देखें i3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, मैं इसको यहां लिख देता हूं। देखें
इसके बाद इक्वेशन यहां पर कर देते हैं कंटिन्यू, यहां पर लाइन लगा देता हूं, ये इक्वेशन इसके बाद कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा I3 की वैल्यू क्या बनने जा रही है, I3 इज इक्वल टू, ये यहीं पर रहेगा ना फिलहाल, ये माइनस का आ जाके प्लस का हो जाएगा 435 I1, और ये प्लस का था वहां जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 60, और अपॉन में देखो I3 के साथ कौन था मल्टीप्लाई में 160, यहां मल्टीप्लाई में था वहां जाके डिवाइड में जाएगा दोनों के, तो 160, ये बन गई हमारे पास I3 की वैल्यू, जिसको हम फाइनली अब पुट करने जा रहे हैं किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। अब फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस सेंस में जो ना ये क्वेश्चन बहुत लेंथी आ गया था एकदम से, समझ आई। इन्होंने बाकी रिमेनिंग इससे पहले जो 6 थे, प्रीवियस 6 क्वेश्चंस वो बड़े आसान दिए थे, ये एकदम से इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, लेकिन बड़ा जरूर है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। कहीं पर भी देखें, कहीं पर भी कहीं फंसने की गुंजाइश नहीं है। अगर आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पता है और आपको ये कॉन्सेप्ट्स पता है जो मैंने आपको इस न्यूमेरिकल के शुरू में बता दिए थे, अगर आपको ये चीजें पता है, सॉल्यूशन ज्यादा होना अलग बात होती है, मुश्किल और टिपिकल होना अलग बात होती है। इट इज नॉट टिपिकल, ये मुश्किल नहीं है, आसान है, सिर्फ कंसंट्रेशन करनी है आपको। कंसंट्रेशन के साथ एक एक स्टेप करोगे, कभी भी गलती नहीं करोगे। अगर आपकी मैथमेटिक्स पक्की है तो देखो, ये सारी मैथमेटिक्स है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, प्लस, जो भी है, ऑल मैथमेटिक्स, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ I3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको हम कह देते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पुट, लास्ट स्टेप है ये, पुट द वैल्यू ऑफ I3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, पुट करें वैल्यू, -6 सेम रहेगा, प्लस 8I1 सेम रहेगा, माइनस का 20 के बाद अब I3 की पूरी वैल्यू पुट करेंगे, वो 435 I1 -60 और अपॉन में 160 जाहिर सी बात है कंप्लीट अपॉन में आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। समझ आई बात। आपने I3 की वैल्यू पुट कर दी, देखो ये सेम रहा, ये सेम रहा, माइनस के बाद 20 सेम है, और I3 की ये पूरी वैल्यू आ गई, ये पूरी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो आपको वैल्यू नजर आएगी। अब जैसे हमें कुछ नहीं करना, वही एलसीएम वाला पार्ट, इस 160 को जब एलसीएम लेंगे पूरा, तो ये 160 इससे जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये 160 इससे जाके मल्टीप्लाई करेगा, और इस 160 20 से नहीं, क्योंकि 20 के ऑलरेडी अपॉन में है, जिसके अपॉन में नहीं होता उससे मल्टीप्लाई होता है, एलसीएम का रूल है। अच्छा, इसके अपॉन में है, हमें करना क्या है, 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 20 को 60 से, ये करके चेक करते हैं क्या आता है। सबसे पहले 160 मल्टीप्लाई बाय 6, तो देखिए सॉल्यूशन कर दिया हम लोगों ने यहाँ पर, और फाइनली आंसर भी आ गया। मैं आपको समझाऊं, 160 इंटू 6 960, नेगेटिव रहेगा, साइन के साथ कुछ नहीं कर रहा मैं, 160 इंटू 6 960, 160 इंटू 8 1280, I1 सेम रहा, माइनस प्लस माइनस 20 इंटू 435 ये बनेगा 8700, और I1 सेम है, माइनस माइनस प्लस 20 60 1200 इज इक्वल टू 0, ये इज इक्वल टू 0 इसके साथ लिखा हुआ है। अब सबसे पहले 1200 में से 960 निकाल दो, ये दोनों नंबर्स हैं, 1200 में से 960 निकालेंगे तो बनेगा प्लस का 240, क्योंकि 1200 बड़ी है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है 240, 1280 माइनस कर दो 8700 में से 8700 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ये I1 है ना, सेम सेम है ना, तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 8700 में से माइनस करेंगे 1280 बनेगा माइनस का 7420, I1 इज इक्वल टू 0। ये अब I1 कैलकुलेट करना है सिर्फ यार, आसान हो गया है, ये माइनस का था, यहां पर आके प्लस का हो गया, इक्वल के उस साइड पर, ये मल्टीप्लाई कर रहा है I1 से, यहां पर आके डिवाइड करेगा, डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ गया कितना, 0.03 एम्पियर। सॉल्यूशन काफी लंबा था, लेकिन कॉन्सेप्चुअल था, मुश्किल नहीं था। मुश्किल आप उस सूरत में कहें कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो, कहीं जाके फंस रहे हो, मैथमेटिक्स आपकी कमजोर हो, वीक हो, तो अब आपको लगेगा हाँ यार बड़ा मुश्किल सॉल्यूशन है, लेकिन फिर भी अगर आपको मैंने स्टार्टिंग से जो कॉन्सेप्ट्स बताए, अगर उन कॉन्सेप्ट्स को पकड़ते हुए, ग्रिप करते हुए, केवीएल को जानते हुए अप्लाई कर दो जो भी सर्किट गिवन है, तो आपका आंसर हमेशा एग्जैक्टली सेम आएगा। अब आपको एक टास्क दूं मैं, टास्क ये है कि आप एक काम करिएगा इस बार, जो है ना, जैसे मैंने करंट की डायरेक्शन यहां से ली थी ना, यहां से जा रही थी और ये इस तरफ जा रही थी, इस तरफ से आगे कंप्लीट हो गई। फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस अगर आप करना चाहें, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, तो आप एक काम ही करिएगा, इस बार करंट आप यहां से निकालिएगा, यूं निकलेगा, ये करंट आए यहां से निकलेगा, तो ये डिवाइड होगा I1 I2 में, फिर ये I2 डिवाइड होगा I3 I4 में, फिर ये I4 जाएगा, फिर ये ऐसे करंट यूं करके वापस आएगा। तो देखिए कुछ नहीं होगा, ये सेम रखिएगा, लूप सेम रखिएगा, सिर्फ करंट की डायरेक्शन चेंज करिएगा, और आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रैक्टिस इसकी बहुत दफा करो, 4 से 5 दफा प्रैक्टिस करो, इतनी दफा प्रैक्टिस करो जब आप
बहुत जल्दी इसको सॉल्व करने लगो, तब जाके आप करंट की डायरेक्ट, फौरन नहीं करिएगा, फौरन करेंगे तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सजेस्ट क्या कर रहा हूं, पहले इस वाले क्वेश्चन की अच्छी तरीके से 5 से 6 दफा प्रैक्टिस करना, कि आंख बंद करके सिर्फ आप देख रहे हो और फटाफट फटाफट सॉल्व कर रहे हो। जब आपकी ग्रिप अच्छी हो जाए ना इस वाले सॉल्यूशन पे, सीधा सीधा जो मैंने आपको बताया, फिर आप डायरेक्शन चेंज करके फिर आप देखिएगा कि आपसे सॉल्व हो रहा है और आंसर सेम आना चाहिए, और आंसर सेम आएगा। अगर सेम आ रहा है तो वेल डन, आपकी प्रैक्टिस हो गई है। और अगर आंसर सेम नहीं आ रहा, दोबारा से प्रैक्टिस करें इसकी, देखें आप कहां फंस रहे हैं। ठीक है जनाब, ये प्रॉब्लम नंबर 7 लास्ट प्रॉब्लम थी चैप्टर नंबर 10 की, इसको नोट करें, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। यूनिट 11 यानी कि ऑसिलेशंस से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहली प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन आइडियल स्प्रिंग एंड मास सिस्टम, एक होता है मास स्प्रिंग सिस्टम और एक हमारे पास होता है मास लेंथ सिस्टम। उसके अंदर जो है बेसिकली उसको हम कहते हैं पेंडुलम। ठीक है, वो कह रहा है कि टाइम पीरियड जो है वो ऑसिलेशन का आपको गिवन है 0.50 सेकंड्स टाइम पीरियड गिवन है। टाइम पीरियड जो है वो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन होता है। एक कंप्लीट वाइब्रेशन करने में जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड गिवन है आपको 0.50 सेकंड्स, मैंने मेंशन कर दिया। एंड द एम्पलीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो मीन पोजीशन होती है, मीन पोजीशन बीच वाली होती है जिसके अबाउट कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा होता है। तो वाइब्रेशन जो होती है ऑसिलेशंस का जो बिल्कुल मिडिल वाला पॉइंट होता है ना, तो उसको हम कहते हैं मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। कह रहा है कि उस मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जो सबसे ज्यादा दूर जाने वाला डिस्प्लेसमेंट है, वो आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, यानी कि एम्पलीट्यूड को हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। तो वाइब्रेशंस के अंदर एक हमारे पास होता है सिंपल डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक्स, और एक होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसको हम कहते हैं एक्स नॉट। ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल ए से, और एक्स नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम्पलीट्यूड आपको गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, जाहिर सी बात है 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 0.05 मीटर। आगे लिखा हुआ है कि आप कैलकुलेट क्या करें, व्हाट इज द स्पीड एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। देखो मैं आपको समझाऊं, उसको स्पीड पूछ रहा है और आपसे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंशन। देखो जब हम वाइब्रेशंस की बात करते हैं ना, हमारे पास कोई भी वाइब्रेशंस होती है, इस किस्म की वाइब्रेशन होती है, लेट्स सपोज यू, और ये होता है मीन पॉइंट इक्विलिब्रियम। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट या मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे वाइब्रेट कर रहा होता है। इसके ऊपर मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में आ जाता है ना, तो अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्च करेंगे तो आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, खैर इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन से ये वाली एक्सट्रीम पोजीशन होती है, और मीन पोजीशन से ये वाली भी जो है एक्सट्रीम पोजीशन होती है। इसको हम कहते हैं मैक्सिमम एक्सटेंशन, इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता। इसको भी हम कहते हैं मैक्सिमम एक्सटेंशन, इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता। ठीक है, मीन पोजीशन, अब भले वो स्प्रिंग हो, भले वो पेंडुलम हो, कुछ भी हो, कंडीशन ये होती है हमारे पास। मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी होती है वो हमारी होती है मैक्सिमम, याद रखिएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में या ऑसिलेशंस के अंदर मीन पोजीशन पर, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा जीरो होती है, जबकि एक्सेलरेशन जो होती है वो होती है मैक्सिमम। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, लेट्स सपोज यहां से अगर स्टार्ट हो रहा है तो एक कंप्लीट वाइब्रेशन करने में जितना भी टाइम लगे, यानी कि ये पूरा करने में जितना टाइम लगे उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। कितना गिवन है, 50 सेंटीमीटर। अच्छा अब देखें, मैं आपको कह रहा हूं कि ये मीन है और ये एक्सट्रीम है, इससे आगे जा नहीं सकता। तो मीन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं एक्स नॉट। दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं सकता, उसके बाद उसको वापस पीछे आना है। तो दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट। और इस एक्स नॉट के अलावा कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो, मतलब लेट्स सपोज यहां पर हो, यहां तक का डिस्टेंस हो, ये एक्स होगा, यहां तक का डिस्टेंस हो, ये भी एक्स होगा, सिंपल। तो एक्स नॉट के अलावा सारे डिस्टेंसेस एक्स होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल एक्स नॉट की बात कर रहा है, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब आपसे पूछ क्या रहा है, बताओ इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर स्पीड कितनी होगी। तो हमें पता है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी मौजूद है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, एक्स नॉट ओमेगा। ठीक है, एक्स नॉट ओमेगा। और इसी के साथ साथ हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी होता है, वो भी मैंने पढ़ाया हुआ है, उसका फॉर्मूला होता है एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। बस ये दो चीजें हमें यूज करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। आपसे एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन पूछ रहा है और मीन पोजीशन के ऊपर स्पीड पूछ रहा है, तो हमें दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। तो एक काम ही करते हैं, इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
तो देखें हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक मैक्सिमम स्पीड यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो स्पीड होती है वो हमेशा मैक्सिमम स्पीड होती है, याद रखिएगा। एक्सट्रीम पोजीशंस पर स्पीड हमेशा जीरो होती है, मीन पॉइंट पर हमेशा स्पीड मैक्सिमम होती है। मीन पॉइंट पर स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा ये होता है एक्स नॉट ओमेगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की बात अलग होती है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीन पोजीशन पर जीरो होता है और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम होता है, ठीक है। अच्छा अब देखें स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास है एक्स नॉट ओमेगा, ओमेगा गिवन नहीं था, हमें टाइम पीरियड गिवन है, हमें पता है ओमेगा का फॉर्मूला होता है, हमने उसमें पढ़ा हुआ है, रोटेशनल मोशन वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा हुआ है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ये बात मैंने बताई भी है कि जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात आती है या कंप्लीट वाइब्रेशन की बात आती है तो ओमेगा की वैल्यू हमेशा बराबर होती है 2 पाई अपॉन टी के। तो इस ओमेगा की जगह देखें हमने पुट कर दिया 2 पाई अपॉन टी। अब आपने एक्स नॉट की वैल्यू पुट करी 5। अब देखिए आप बोलेंगे सर आपने एक्स नॉट की वैल्यू 5 सेंटीमीटर वाली क्यों पुट कर दी, मीटर वाली क्यों पुट नहीं करी? क्योंकि हमारी बुक के अंदर जो ना आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में लिखा हुआ है, तो मैंने यहां पर वैल्यू जो है वो सेंटीमीटर वाली ही पुट कर दी 5, ठीक है। अब पहले मीटर में आंसर आता, मीटर पर सेकंड में, फिर उसको कन्वर्ट करते, तो मैंने काम किया क्योंकि हमारा आंसर ही सेंटीमीटर पर सेकंड में था तो मैंने सेंटीमीटर वाली वैल्यू यूज कर ली, ठीक है। 2 सेम है और पाई की वैल्यू 3.14 और टाइम पीरियड आपको गिवन है 0.50 सेकंड्स। इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे आंसर आएगा, यानी कि मैक्सिमम स्पीड जो है मीन पोजीशन पर वो कितनी आएगी 62.8 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक्सट्रीम यानी कि मीन से लेकर एक्सट्रीम मैक्सिमम एक्सटेंशन वाला जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। वहां पर जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो हमेशा ये होता है एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। स्पीड के फॉर्मूले में सिर्फ ओमेगा आता है, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में ओमेगा स्क्वायर आता है। एक्स नॉट सेम रहने दो, ओमेगा वही वाली बात देखो, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी बराबर होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में थीटा बराबर हो जाता है 2 पाई के और स्मॉल टी आ जाता है कैपिटल टी, ये कैपिटल टी हो जाता है, ठीक है। कैपिटल टी ये रोटेशनल मोशन में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं ये चीजें सारी ना। तो 2 पाई अपॉन टी, अब देखें इस ओमेगा की जगह आ गया 2 पाई अपॉन टी, जैसे हमने पहले पुट किया था, इस पर स्क्वायर था तो पूरी वैल्यू पर स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4, पाई पर स्क्वायर आ गया और टी पर स्क्वायर आ गया, सारी वैल्यूज पुट करेंगे। अब देखो इस बार मैंने एक्स नॉट की वैल्यू जो है वो मीटर वाली यूज करी क्योंकि आंसर आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो 0.05 लगा दिया, ये आ गया 4 और ये आ गया पाई की वैल्यू और उसका स्क्वायर और अपॉन में टी है टाइम पीरियड का की वैल्यू का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करें और 0.25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर बनेगा 7.88 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 7.88 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये बनेगा 7.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि आपकी बुक के अंदर एग्जैक्टली सेम आंसर्स लिखे हुए हैं। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन नोट करें, फिर हम चलते हैं न्यूमेरिकल 2 की तरफ। ये रही हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2, मैं इसको रीड करता हूं और आपको एक एक चीज समझाता हूं कंसेप्चुअल, ठीक है। कह रहा है कि स्विंग मशीन, जो कपड़े सीने वाली मशीन होती है, स्विंग मशीन नीडल मूव्स विद अ रैपिड वाइब्रेटिव, आपको पता है ना वो जो सीने वाली मशीन होती है स्विंग मशीन, उसमें एक नीडल होती है, सुई जो होती है वो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही होती है ना, ताकि वो सी सके, वाइब्रेट कर रही है लाइक सिंपल हार्मोनिक मोशन एज इट्स यूज अ सीम। आगे लिखा हुआ है सपोज द नीडल मूव्स 8.4 मिलीमीटर फ्रॉम इट्स हाईएस्ट टू इट्स लोएस्ट पॉइंट। ये मैं आपको समझाता हूं क्या है। कह रहा है कि स्विंग मशीन की जो नीडल है उसका हाईएस्ट पॉइंट से लेकर लोएस्ट पॉइंट तक, यानी कि मैक्सिमम ऊपर जाना और मैक्सिमम नीचे जाने तक का जो फासला है वो है 8.4 मिलीमीटर। तो देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, खैर मैं आपको बताऊं उसको मैंने एम्पलीट्यूड में लिखा हुआ है और हर चीज समझाता हूं। 8.4 मिलीमीटर, इट मेक्स 24 स्टिचेस इन 9 सेकेंड्स। ये कह रहा है कि वो हर एक सेकंड के अंदर 24 स्टिचेस बना रही है, यानी कि जो है वो कर रही है स्टिचेस। नंबर ऑफ स्टिचेस एक्चुअली वाइब्रेशंस है, हर एक स्टिच के लिए इसको सुई को ऊपर जाना पड़ता है फिर नीचे आना पड़ता है, यानी कि अगर वो कह रहा है कि 9 सेकंड में वो 24 स्टिचेस लगा पा रही है, इसका मतलब 9 सेकंड्स में वो 24 दफा वाइब्रेट कर रही है। अगर वो 9 सेकंड्स में 24 स्टिचेस लगा रही है, इसका मतलब वो 9 सेकंड्स के अंदर 24 दफा वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। क्योंकि एक स्टिच को लगाने के लिए उसको एक कंप्लीट वाइब्रेशन करनी पड़ेगी, हाईएस्ट से लोएस्ट फिर हाईएस्ट, ठीक है, ये वाइब्रेशन होती है कंप्लीट। तो जब वो एक कंप्लीट वाइब्रेशन कर रही है इसका मतलब एक स्टिच कंप्लीट हो रहा है, तो 9 सेकंड्स में वो 24 दफा, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे 24 9 सेकंड्स के अंदर कर रही है। इसका मतलब आपको नंबर ऑफ स्टिचेस का मतलब इनडायरेक्टली पता है वो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस गिवन है, और वाइब्रेशन हाईएस्ट से दोबारा हाईएस्ट तक की होती है, ये होती है कंप्लीट वाइब्रेशन। ऐसा नहीं कि हाईएस्ट से लोएस्ट वाइब्रेशन हो गई, नहीं, अगर वो नीडल ऊपर से नीचे आ रही है तो नीचे से ऊपर जाएगी तब वन कंप्लीट वाइब्रेशन होगी, तो हाईएस्ट टू हाईएस्ट, दिस इज वन कंप्लीट वाइब्रेशन।
तो आपको नंबर ऑफ वाइब्रेशंस गिवन है कितनी, 24। कितने टाइम के अंदर, टाइम टेकिंग फॉर 24 स्टिचेस, यानी कि 24 वाइब्रेशंस कितने टाइम में कर रही है वो नीडल, 9 सेकंड्स के अंदर कर रही है। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नीडल स्पीड। अब मेरी बात सुनिएगा गौर से, वो ये कि लेट्स सपोज हमारे पास एक नीडल है, मैं बना देता हूं, ये हमारे पास एक नीडल है, ठीक है, ये हमारे पास एक नीडल है। अच्छा, ये हम इमेजिन कर लेते हैं ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये इसकी हाईएस्ट लोकेशन है या इसकी हाईएस्ट पॉइंट है। अब जाहिर सी बात है नीडल, अब मैं पूरी स्विंग मशीन नहीं बना रहा भाई, मैंने सिर्फ नीडल बना दी, ठीक है ना, इसको समझ लेना, नीडल है, नीडल वाइब्रेट कर रही है अप एंड डाउन अप एंड डाउन, और ये इसकी लोएस्ट पोजीशन है, ये इतना नीचे तक आ रही है, लेट सपोज, इतनी ज्यादा आती नहीं लेकिन समझाने के लिए आपको बना रहा हूं, ठीक है, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, मतलब ये सुई यहां से यहां तक आ रही है, फिर वापस ऊपर जा रही है, मतलब ये हाईएस्ट से लोएस्ट, और आपको हाईएस्ट से लोएस्ट का जो है ना फासला गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, और वो कितना गिवन है, 8.4 मिलीमीटर, 8.4 मिलीमीटर, यहां से लेकर यहां तक, ये गिवन आपको, ठीक है। अब गौर से समझिएगा, जब हम किसी भी वाइब्रेशन की बात करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल दी है इसके अंदर ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है मीन पॉइंट, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम तक, ये डिस्टेंस हम काउंट नहीं करते हैं। अगर आपको डिस्टेंस गिवन है, लेट सपोज यहां से लेकर यहां तक, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम तक का गिवन है, लेट सपोज 10 मीटर, तो मुझे बताओ मीन से एक्सट्रीम तक का कितना होगा, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड होता ही ये वाला है। हमें जो जरूरत पड़ती है वो मीन से लेकर एक्सट्रीम तक की जरूरत पड़ती है, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम वाला जो डिस्टेंस है उसकी जरूरत नहीं, उसको यूज नहीं करते हम। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम तक वाले का जो हाफ होता है, जो कि मीन से एक्सट्रीम तक का होता है, एक्चुअली हमें वो यूज करना होता है। तो अगर आपको एक्सट्रीम से एक्सट्रीम तक का डिस्टेंस गिवन है, देखो वाइब्रेशन पूरी है ना, ये वाइब्रेशन है, जैसे यहां पर ये वाइब्रेशन है पूरी, यहां से लेकर यहां तक ये वाइब्रेशन है, तो भाई हमें वाइब्रेशन वाला डिस्टेंस पूरा थोड़ी यूज करना, हमें तो एक्सट्रीम वाला यूज करना है, यानी कि मीन से एक्सट्रीम तक वाला यूज करना है, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो अगर आपको ये 10 मीटर गिवन है एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम, तो मुझे बताओ एम्पलीट्यूड कितना होगा, वो होगा 5, उसका हाफ कर दो। अगर आपको एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम 100 सेंटीमीटर गिवन है, तो मुझे बताओ एम्पलीट्यूड कितना होगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा 50। जो भी आपको एक्सट्रीम से एक्सट्रीम तक का डिस्टेंस गिवन हो उसका आधा कर दो, दैट विल बी एम्पलीट्यूड, दैट विल बी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमें यूज करना होता है फॉर्मूले के अंदर। अब देखो हाईएस्ट से लोएस्ट, ये भी एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है, और इसके कहीं पर बीच में जाकर आएगा हमारे पास मीन पोजीशन, ये होगी मीन पोजीशन बिल्कुल बीच में। अब मुझे बताएं कि अगर ये हाईएस्ट से लोवेस्ट तक का कंप्लीट 8.4 है, तो एक्स ये जो एम्पलीट्यूड है, दिस विल बी एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड होगा, याद रखिएगा, हाईएस्ट से लोएस्ट, दिस इज नॉट द एम्पलीट्यूड। तो इसी वजह से हम देखें, अगर मुझे एम्पलीट्यूड चाहिए, अगर मुझे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो वो हाईएस्ट से लोएस्ट तक का नहीं होगा, बल्कि इन दोनों के बीच में मीन पोजीशन से या तो हाईएस्ट या मीन पोजीशन से लोएस्ट, मतलब इस पूरे वाले डिस्टेंस को आप आधा कर दो, दैट विल बी द एम्पलीट्यूड। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब अगर मुझे एम्पलीट्यूड या इसका दूसरा नाम होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट चाहिए हो, तो आपको जो पूरा गिवन था 8.4, इसको आधा करोगे, यानी कि 8.4 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, तो आंसर मिलेगा 4.2 मिलीमीटर। दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इस सिचुएशन के अंदर। और देखो जाहिर सी बात है मिलीमीटर में, मिलीमीटर से जब भी मीटर में जाते हैं, जो भी वैल्यू गिवन होती है उसको 1000 से डिवाइड करते हैं, हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीटर में कितना आ गया, 0.0042 मीटर। इसका मतलब नीडल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड है, भले यहां से यहां तक या यहां से यहां तक, ये भी एम्पलीट्यूड है ना, बस मीन पोजीशन बीच वाली होती है, मीन से एक्सट्रीम तक ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। तो कितना आ रहा है, 0.0042 मीटर। दूसरा ये कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टिचेस, यानी कि स्टिच करने के लिए इसको हाईएस्ट से लोएस्ट, यानी कि स्टिच का एक स्टिच करने का मतलब है हाईएस्ट से दोबारा हाईएस्ट तक आना, हाईएस्ट से दोबारा हाईएस्ट तक, दिस इज वन कंप्लीट वाइब्रेशन। तो वो कह रहा है कि 9 सेकंड में वो 24 दफा वाइब्रेशन कर रही है, स्टिचेस का मतलब 24 दफा वाइब्रेट कर रही है। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी है, 24। कितना टाइम लग रहा है 24 वाइब्रेशंस के लिए, 9 सेकंड। तो हमें एक्चुअली टाइम पीरियड चाहिए होता है, अगर मुझे टाइम पीरियड चाहिए हो कि एक वाइब्रेशन कितनी देर में कर रही है, इसके लिए पता है हमें क्या करना होता है, जितना उसने टाइम लिया उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ वाइब्रेशन से। टाइम टेकन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस विल गिव यू द टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट वाइब्रेशन कितनी देर में हो रही है। तो पता है क्या होगा, टाइम टेकन कितना है 9,
नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी हो रही है 24, जब आप डिवाइड करोगे तो 0.375 सेकंड, ये है टाइम पीरियड जो हम यूज करेंगे फॉर्मूले के अंदर। यानी कि इस नीडल को एक कंप्लीट वाइब्रेशन करने में, यानी कि हाईएस्ट से दोबारा हाईएस्ट तक आने में जो टाइम लग रहा है, कितना लग रहा है 0.375 सेकंड, यानी कि इसका टाइम पीरियड है 0.375 सेकंड्स। यानी कि अगर ये नीडल एक वाइब्रेशन 0.375 सेकंड्स में कंप्लीट करे, तब जाके वो 9 सेकंड में 24 वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगी। समझ आई? अगर ये नीडल एक वाइब्रेशन 0.375 सेकंड्स में करे, तब जाके वो 24 वाइब्रेशंस 9 सेकंड्स में कंप्लीट कर सकेगी। ठीक है, तो जब टाइम पीरियड निकालना हो तो वाइब्रेशंस अपॉन में आती हैं और टाइम ऊपर आता है, जो गिवन टाइम होता है वो हमेशा ऊपर आता है। ठीक है, अगर आपने वाइब्रेशंस ऊपर कर दी, टाइम नीचे कर दिया, तो वो टाइम पीरियड नहीं, वो फ्रीक्वेंसी बन जाती है। तो याद रखिएगा, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है, वाइब्रेशंस हमेशा अपॉन में आती है और टाइम टेकन हमेशा ऊपर आता है, तब आपको मिलता है टाइम पीरियड, यानी टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। तो जनाब टाइम पीरियड आ गया हमारे पास, ये रहा टाइम पीरियड की वैल्यू, और ये रही हमारे पास एक्स नॉट यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करनी है। जल्दी से एक काम करो, ये जो चीजें यहां पर लिखी हुई ना, डायग्राम जरूर ये बना लेना, इसको नीडल है, ये सब चीजें ये बना लेना, जल्दी से बनाओ। इसके बाद मैं यहां पर सॉल्यूशन कर देता हूं इसका। ठीक है, और देखो सॉल्यूशन करने के लिए मैं काम ही करता हूं, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आगे मत जाइएगा। मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, एक्स नॉट ओमेगा, बिल्कुल सेम सॉल्यूशन है। एक्स नॉट ओमेगा यूज करेंगे, ओमेगा की जगह पे ये फॉर्मूला दोबारा पुट करेंगे 2 पाई अपॉन टी। इस बार जो टाइम पीरियड है, इससे पहले में टाइम पीरियड कितना 0.50 था और x कितना था, x नॉट 0.05। अब देखो, अब सिर्फ x नॉट की वैल्यू आप पुट करेंगे कितनी 0.0042, जबकि टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करेंगे क्या 0.375। जल्दी से वीडियो को पॉज करके चेक करो, इसी फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करके चेक करो इसका आंसर क्या आ रहा है, फिर चेक करना, मैच करना कि क्या हमारा आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखें, अगर आपने सॉल्यूशन किया और अगर आपका आंसर यही आया था तो वेल डन, आपने बिल्कुल सही किया। वही फॉर्मूला है हमारे पास मैक्सिमम स्पीड का, थोड़ा सा मिक्स हुआ हुआ सॉल्यूशन है, जगह कम थी, आप इसको अच्छा सा खुला सा सॉल्यूशन करिएगा। ठीक है, अपनी आपकी किताबों में, आपकी कॉपीज के अंदर एक्स नॉट ओमेगा फॉर्मूला है मैक्सिमम स्पीड का, ओमेगा बराबर है 2। देखो सॉल्यूशन मैं आपको पहले समझा चुका हूँ इस वाले उसका ना, एक फॉर्मूले को कैसे सॉल्व करते हैं। ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी आ गया। आगे चलते हैं, एक्स नॉट की वैल्यू पुट करी, 2 की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू 0.375, इन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 0.0703 मीटर पर सेकंड। बुक के अंदर आंसर गिवन है सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए वैल्यू को 100 से डिवाइड करते हैं। लेकिन एक्चुअली हमारा जो आंसर है वो मीटर पर सेकंड में 0.070 मीटर पर सेकंड है, लेकिन बुक में क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकंड है, कोई मसला नहीं, जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आपका आंसर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर। तो आंसर कितना आ रहा है 7.0 सेंटीमीटर पर सेकंड। दोनों न्यूमेरिकल्स एग्जैक्टली सेम थी, बस वर्ड्स का फर्क था, वैल्यूज का फर्क था और सिनेरियो डिफरेंट थे, लेकिन एग्जैक्टली सेम न्यूमेरिकल्स थी, न्यूमेरिकल नंबर 1 और 2। 1 में एक एक्स्ट्रा चीज पूछी गई थी आपसे एक्सेलरेशन, यहां पर आपसे सिर्फ मैक्सिमम स्पीड पूछी गई थी। सॉल्यूशन नोट करें, फिर हम चलते हैं आगे। न्यूमेरिकल नंबर 3 को पढ़ते हैं और समझते हैं इसमें क्या कह रहा है ये। न्यूमेरिकल नंबर 3 में कह रहा है कि एन आइडियल स्प्रिंग विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है k की। ठीक है, जब आप ये चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं हुक्स लॉ होता है, जिसमें k आता है, k को हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। हुक्स लॉ f इज इक्वल टू माइनस kx होता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऑसिलेशंस के मैंने जो है टॉपिक्स अपलोड किए हुए हैं, तो उसकी जो डिटेल्स हैं, जो बेसिक्स हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। वाइब्रेशंस क्या होती हैं, जो भी चीज़ अभी तक हमने डिस्कस करी, मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड, ईच एंड एवरीथिंग मैंने डिस्कस किया हुआ है इस चैप्टर के अंदर, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। कह रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट 15 न्यूटन पर मीटर है, लिख दिया मैंने k की वैल्यू, इसको k से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अ बॉडी ऑफ मास 0.60 किलोग्राम, मास गिवन है, मास ऑफ बॉडी 0.60 किलोग्राम इज अटैच्ड टू द अप स्ट्रेच स्प्रिंग एंड रिलीज। मतलब एक स्प्रिंग था, खाली था, जो ऊपर की तरफ खिंचा हुआ था, जाहिर सी बात है खाली हो तो स्प्रिंग ऊपर की तरफ होता है, उसमें एक बॉडी को कनेक्ट किया, तो बॉडी को कनेक्ट करने के बाद उसको छोड़ दिया गया, जाहिर सी बात है फिर वो वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा। स्प्रिंग वर्टिकल स्प्रिंग है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। दो चीज आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग, उस बॉडी को रिलीज करने के बाद बताओ उस स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितनी होगी, मतलब वो कितना नीचे जाएगा, कितना खींचेगा, और कितना खींचने को हम क्या बोलते हैं, वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कह लो या एक्सटेंशन कह लो। तो आपने सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, एक्स नॉट यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये,
और दूसरी बात व्हाट इज मैक्सिमम स्पीड, तो ये दो चीजें आपने कैलकुलेट करनी है। ऑब्वियसली दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, सबसे पहली बात हमें पहले सॉल्यूशन में कैलकुलेट करना है उसका डिस्प्लेसमेंट। भाई अब इससे पहले वाली दो न्यूमेरिकल्स में हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट गिवन था, तो डायरेक्टली हमने मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला पुट कर दिया था, यूज करके वैल्यूज पुट कर दी थी। अब हमें पहले वो एक्स नॉट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं हुक्स लॉ। और हमें पता है हुक्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू के एक्स बाय यूजिंग हुक्स लॉ। हुक्स लॉ जो होता है वो होता है F इज इक्वल टू के एक्स। अब क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो आप एक्स नॉट लगा देंगे, ठीक है ना। F इज इक्वल टू के एक्स। अच्छा, यहां पर जो F आ रहा है, जाहिर सी बात है इस F को अगर हम डिस्कस करें, फोर्स है। जब वो बॉडी हैंग कर रही है तो उस बॉडी का अपना वेट भी है जो कि इसको नीचे खींच रहा है। मतलब इस बॉडी पर जो फोर्स लग रही है एक्चुअली उस बॉडी का अपना वेट है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर जो F है ना, एक्चुअली इस F को हम कहेंगे, यहाँ पर जो F है वो बराबर है बॉडी के अपने वेट के, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है mg। तो यहाँ पर इस F की जगह पे आप क्या पुट करने जा रहे हैं, mg पुट करने जा रहे हैं। तो देखिए mg इज इक्वल टू के एक्स नॉट। बात समझ आई, हमारा फॉर्मूला बन चुका है। हमें यहाँ से एक्स नॉट कैलकुलेट करना था, वो मिल जाएगा। के हमें पता है, जी हमें पता है, और मास की वैल्यू भी हमें पता है। तो यहाँ से हम एक्स नॉट कैलकुलेट करेंगे, और जैसे ही एक्स नॉट पता चल जाएगा उसके बाद हमें पता है मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स नॉट ओमेगा। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं और इसका आंसर निकाल लेते हैं जल्दी से। देखें हमने वैल्यूज यहाँ पुट करके इसको सॉल्यूशन किया, बहुत आसान। एक्स नॉट की वैल्यू जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो मास आपको गिवन है 0.60, जी की वैल्यू 9.8 और अपॉन में के की वैल्यू 15 गिवन है। मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो सबसे पहला हमारा आंसर जो आया एक्स नॉट यानी कि डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि एक्सटेंशन, वो जो स्प्रिंग एक्सटेंड होगा वो कितना होगा 0.392 मीटर। ठीक है, एग्जैक्टली वही है जो बुक में आंसर लिखा हुआ है। फिर मैक्सिमम स्पीड के लिए वही, ये चौथी दफा हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, चौथी नहीं बल्कि तीसरी दफा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, वही वाला फॉर्मूला एक्स नॉट ओमेगा। अब तो आपको याद हो जाना चाहिए कि मैक्सिमम स्पीड सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स नॉट ओमेगा। अब देखिए ओमेगा की वैल्यू इस बार डिफरेंट है, सिनेरियो डिफरेंट होता है ना। इससे पहले हमने ओमेगा की वैल्यू पुट करी थी, टाइम पीरियड गिवन था, तो टाइम पीरियड गिवन हो तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी। लेकिन अगर मास स्प्रिंग सिस्टम हो ना, तो इस कंडीशन में ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी पुट मत करिएगा। अगर मास स्प्रिंग सिस्टम हो, मास की वैल्यू गिवन हो और के यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू गिवन हो, इन दोनों वैल्यूज के होते हुए ओमेगा की वैल्यू होती है रेडिकल के अपॉन एम। ये बात भी मैंने आपको समझाई हुई है उस लेक्चर के अंदर कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है ओमेगा का, ये सारी डेरिवेशंस मैंने आपको करवाई हुई है। अब ऑब्वियसली बात है हम न्यूमेरिकल्स में डेरिवेशन की तरफ नहीं जाते, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। सो हम लिखते हैं वी नो दैट, हमें पता है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर टाइम पीरियड है तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी, जैसा कि हमने इससे पिछले दो न्यूमेरिकल्स में किया। लेकिन अगर आपको के और एम की वैल्यू गिवन है तो याद रखिएगा ओमेगा का फॉर्मूला होता है रेडिकल के अपॉन एम। तो इस ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, देखो एक्स नॉट अपनी जगह पे, रेडिकल के अपॉन एम, वैल्यूज पुट करेंगे, ये एक्स नॉट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, ये के की वैल्यू और ये एम की वैल्यू, डिवाइड करके जब रेडिकल निकालेंगे तो आंसर आएगा 5, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1.96 मीटर पर सेकंड, और राउंड ऑफ करेंगे उतना जितना आपकी बुक में गिवन है। तो जब 1.96 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये बनेगा 2 मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों आंसर्स आपके एग्जैक्टली सेम है जो कि बुक के अंदर मौजूद है। आसान सा सॉल्यूशन था, मुश्किल बात नहीं थी। हाँ, ये आपको पता है कि आपने यहाँ पर हुक्स लॉ यूज किया है, F इज इक्वल टू के एक्स। माइनस लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, हम वैल्यूज को फाइंड कर रहे हैं मैग्नीट्यूड को ना। तो हुक्स लॉ है ये F इज इक्वल टू के एक्स, और F जो है वो वहां पर उतना ही है जितना बॉडी का वेट, क्योंकि जो बॉडी को नीचे खींच रही है जो फोर्स वो वेट है। तो F की जगह पे आपने वेट लगाया, और वेट का फॉर्मूला होता है mg। एक जगह पे आ गया mg और एक जगह पे के एक्स नॉट ऑलरेडी मौजूद था। सॉल्यूशन लोड करें, फिर हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 4, अच्छा न्यूमेरिकल नंबर 4 की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल नंबर 4 में ये कह रहा है कि अ बॉडी इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम एन आइडियल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। अगेन आपको स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, के की वैल्यू 2.5 न्यूटन पर मीटर। एक एक चीज समझाता हूं मैं, सॉल्यूशन इसका बड़ा आसान है, कोई मुश्किल सॉल्यूशन नहीं है। The spring is initially is relaxed, is at its relaxed position. The body is then released, and oscillates about its equilibrium position. The motion is described by, आपको इक्वेशन गिवन है y is equal to, ये पूरे मैं बताता हूँ क्या है, what is the maximum kinetic energy of the body। देखें कह रहा है कि बॉडी को हमने एक स्प्रिंग के साथ, वर्टिकल स्प्रिंग के साथ अटैच किया, और जब उसको रिलीज किया तो वो स्टार्ट हुआ वाइब्रेट करना। ठीक है, अच्छा उसकी जो मोशन है वो डिस्क्राइब की जा रही है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन आपको गिवन है।
उस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको किस तरीके से गिवन है, 4 सेंटीमीटर इंटू साइन 0.70 रेडियन पर सेकेंड इंटू टी। अब ये इक्वेशन अगर आप देखें तो हो सकता है पढ़ते ही जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि सॉल्यूशन कितना आसान है वो थोड़ा सा हो जाए कि यार पता नहीं किस तरीके से सॉल्यूशन होगा, लेकिन इसको देखें बहुत आसानी से हम करेंगे। अच्छा, आपसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है वो। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और स्पीड मैक्सिमम हमेशा मीन पोजीशन पर होते हैं। जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है ना, हमेशा वहीं पर स्पीड भी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है। ठीक है, अच्छा अब देखिए हो क्या रहा है। सबसे पहली बात, हमें पता है जब आप ये टॉपिक्स पढ़ते हैं, जब हम थ्योरी पढ़ते हैं, तो हमें पता है वाइब्रेटिंग बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी इक्वेशन क्या होती है, ये होती है। ये हम पढ़ते हैं टॉपिक्स के अंदर, y इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है फॉर वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, अच्छा ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलते हैं उसकी तरफ जो हमें गिवन है। हमें गिवन है y इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर साइन 0.70 रेडियन पर सेकेंड और t। अच्छा, ये हमें गिवन है और ये हमें पता है फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का। अगर हम इनको कंपेयर करें तो पता है हमें क्या पता चलेगा। देखो y अपनी जगह पे मौजूद है, एक्स नॉट की जगह पे एक्स नॉट की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर, बाकी साइन अपनी जगह पे मौजूद है, टी देखो सबसे एंड में अपनी जगह पे मौजूद है, टी और साइन के दरमियान आपको ये ब्रैकेट के अंदर ओमेगा की वैल्यू गिवन है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन आपको गिवन है ना, इस इक्वेशन में इनडायरेक्टली आपको एक्स नॉट की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यूज गिवन है। आपको बताया जा रहा है कि भाई ये एक्स नॉट की वैल्यू है, ये देखो एक्स नॉट की वैल्यू कंपेयर कर दो, करके देख लो, और ये आपको ओमेगा की वैल्यू गिवन है साइन ओमेगा, और देखो टी अपनी जगह पे मौजूद है। तो पता चला कि इफ वी कंपेयर द इक्वेशंस, अगर हमें इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमें पता ही चलता है कि हमें वैल्यूज गिवन है किसकी, एक्स नॉट की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, इतना मीटर। हमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू गिवन है इतनी, और हमें ओमेगा, ये देखो साइन ओमेगा की वैल्यू गिवन है 0.70 रेडियन पर सेकेंड। तो हमें पता ही चला कि एक्चुअली आपको एक्स नॉट और ओमेगा की वैल्यू गिवन थी। अब हमारा सॉल्यूशन आसान हो गया। देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है स्प्रिंग सिस्टम के लिए, यानी कि जब k की वैल्यू गिवन हो तो स्प्रिंग सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये भी मैंने आपको ड्राइव करवाया हुआ है, अगर आप देखें तो टॉपिक्स मौजूद है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है, हम न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स में हम डेरिवेशंस नहीं करते, हम डायरेक्ट फॉर्मूला की तरफ जाते हैं। तो जनाब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है हमेशा, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। हमें के की वैल्यू गिवन थी और एक्स नॉट की वैल्यू हमें भी गिवन थी, हमने बस निकाली है। एक्स नॉट की वैल्यू कितनी, 0.04 मीटर। तो बस हमें करना क्या है, इसकी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। वही हमने किया है, ये के की वैल्यू पुट करी, ये देखो ये के की वैल्यू और ये एक्स नॉट की वैल्यू, इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली आंसर बनेगा 0.002 जूल्स, 0.002 जूल, ये हमारा आंसर बनेगा। लेकिन हमारा आंसर गिवन था एमजे में, एम मतलब मिली जूल में, यानी कि इस वैल्यू को आपने पावर्स में कन्वर्ट करना है। तो देखो मिली कैसे बनेगा, ये डेसिमल यहां पर है ना, 1 2 3, ये 3 दफा राइट की तरफ जाएगा तो पावर आ जाएगी -3, क्योंकि अभी डेसिमल नहीं है। अब डेसिमल लाना है तो इस, सॉरी पावर नहीं है, अगर पावर लाना है तो डेसिमल को जब आप राइट की तरफ लेकर जाओगे तो पावर नेगेटिव में इंक्रीज होगी। तो देखिए -1 -2 -3, तो ये बनेगा 2 इंटू 10⁻³ और हमें पता है 10⁻³ बराबर होता है मिली जूल के, मिली के, और जूल तो यूनिट है। तो आप इसको चाहो ऐसे लिखो या आप इसको ऐसे लिखें, बात हमारी एक ही है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी मिली, 0.002 जूल, या मिली जूल्स के अंदर कितनी बनेगी, 2 मिली जूल। आसान सा सॉल्यूशन था, कोई इसके अंदर मुश्किल बात नहीं थी, सारी वैल्यूज गिवन थी। जस्ट आपने यहां पर एक नया फॉर्मूला पढ़ा, नया मतलब अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी हुई तो आपके लिए फॉर्मूला बिल्कुल नया होगा, लेकिन अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है, डेरिवेशंस की हुई है, तो आपको पता होगा हाँ भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, सॉल्यूशन नोट करें, फिर हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई सॉल्यूशन नहीं है, न्यूमेरिकल नंबर 5 में आपसे बस ये पूछना चाह रहा है कुछ रीजन कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो बॉब के मास पर डिपेंड नहीं करता, जबकि मास स्प्रिंग सिस्टम का जो टाइम पीरियड है वो मास पर डिपेंड करता है, ऐसा क्यों, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखें मैंने यहाँ पर कुछ रीजन लिखा है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल, हमें पता है मास स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है और सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है। दोनों की डेरिवेशंस मैंने करवाई हुई हैं थ्योरेटिकल टॉपिक के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला ये होता है,
अच्छा, इस सिंपल पेंडुलम के फॉर्मूले के अंदर जो लेंथ एल आ रहा है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होता है, और जो जी आ रहा है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हमें जी के बारे में एक बात पता है, जो जी की वैल्यू होती है ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू तमाम बॉडीज के लिए सेम होती है। ऐसा नहीं कि कोई हैवियर बॉडी है तो उसके लिए अलग होगी, कोई लाइटर बॉडी है तो उसके लिए अलग होगी, नहीं, हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर मोशन के अंदर, द वैल्यू ऑफ जी इज सेम फॉर ऑल द बॉडीज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस, है ना। तो क्योंकि जी की वैल्यू तमाम बॉडीज के लिए सेम होती है, डिपेंड नहीं करती जी की वैल्यू बॉडीज के मासेस के ऊपर, इसी वजह से सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता बल्कि स्ट्रिंग की लेंथ पे डिपेंड करता है। मतलब जो टाइम पीरियड होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द लेंथ के। मतलब आप पेंडुलम की लेंथ को चेंज करेंगे तो टाइम पीरियड चेंज होगा। आप पेंडुलम के अंदर जो बॉब होता है, जो बॉब वाइब्रेट कर रहा होता है, उस बॉब के मास को चेंज करेंगे तो टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। So, since the value of g is same for all the bodies, regardless of their masses पे depend नहीं करती g की value, that is why time period of simple pendulum does not depend on the mass of the body, mass पर depend नहीं करता। simple pendulum का time period depend करता है सिर्फ और सिर्फ length की value पर, और अगर g की value different है तो उस पर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू तमाम बॉडीज के लिए सेम होती है रिगार्डलेस ऑफ देयर मासेस। जबकि मास स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड ये होता है 2 पाई रेडिकल एम अपॉन के, और जाहिर सी बात है फॉर्मूले के अंदर मास ऑलरेडी मौजूद है, तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, मास ऑफ द बॉडी के। सो विच क्लियरली शोज, यानी कि फॉर्मूला साफ साफ बता रहा है कि शोज दैट इट्स टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। और कैसे? टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मास। मास के इंक्रीज होने से टाइम पीरियड मास स्प्रिंग सिस्टम का इंक्रीज होता है। मास को चेंज करोगे, सिंपल पेंडुलम के अंदर बॉब के मास को चेंज करोगे, टाइम पीरियड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मास पर डिपेंड नहीं करता सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। ये डिपेंड करता है सिर्फ लेंथ की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, तो बस ये कुछ रीजन था, आप चाहें इसको नोट कर लें, फिर हम चलते हैं। आप अपने वर्ड्स में भी इसको लिख सकते हैं, अगर आपको सिनेरियो समझ आ जाए तो आप अपने वर्ड्स के अंदर भी इसके आंसर को लिख सकते हैं। नोट इट डाउन, फिर हम चलते हैं 6 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 6 में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ अ 6 किलोग्राम मास ऑसिलेटिंग ऑन अ 4 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। आपको मास गिवन है और आपको लेंथ गिवन है, हमें पता है टाइम पीरियड, हम पहले बता चुके हैं टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का मास पे डिपेंड नहीं करता। तो हम डेटा में सिर्फ दो ही चीजें लिखेंगे, जो गिवन है लेंथ, जो हमारे काम की है वो लिखेंगे, और जो हमसे पूछा गया है बस। तो 6 न्यूमेरिकल का डेटा बहुत आसान है, मास को आप लिखना चाहें तो लिख दें, वरना इसकी जरूरत नहीं है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज गिवन 4 मीटर और टाइम पीरियड आपको गिवन है, सॉरी रिक्वायर्ड है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है सिंपल पेंडुलम का, पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, डेरिवेशन मौजूद है, मैंने सिखाई हुई है। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, 2 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, रेडिकल के अंदर लेंथ की वैल्यू 4 गिवन है, जी की वैल्यू 9.8 है, इन दोनों को डिवाइड करके, मतलब इसको इससे डिवाइड करके रेडिकल निकालेंगे तो ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 और फाइनली आंसर आएगा 4.012 सेकेंड्स। तो अगर इतनी लेंथ हो तो इस लेंथ के ऊपर टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 4.01 सेकेंड्स। मास का कोई लेना देना नहीं है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड से। ठीक है, या यूं कह लो कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का कोई लेना देना नहीं है बॉब के मास से, इनडिपेंडेंट होता है मास के। ठीक है, हाँ मास स्प्रिंग सिस्टम पे में डिपेंड करता है, जबकि सिंपल पेंडुलम के अंदर मास का कोई काम नहीं होता। नोट करें, फिर हम 7th न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 में कह रहा है कि अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 75 सेंटीमीटर। तो देखो लेंथ लिख दिया मैंने, लेंथ 75 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 0.75 मीटर। मास गिवन है आपको 2.5 किलोग्राम। अब आप बोलेंगे सर पेंडुलम में आपने कहा है मास का जिक्र नहीं है, वो टाइम पीरियड था। पेंडुलम का टाइम पीरियड मास से के इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा है, तो इसमें मास इंक्लूड होता है। ठीक है, तो मास लिखा हुआ है 2.5 किलोग्राम। swings with a mechanical energy of 0.015 joule, what is its amplitude। आपको मैकेनिकल एनर्जी गिवन है, और मैकेनिकल एनर्जी का कहने का मतलब इनडायरेक्टली आपको है, आपको पेंडुलम की टोटल एनर्जी गिवन है। सो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब टोटल, इसमें दोनों किस्म की एनर्जीज आ जाती हैं, सम ऑफ, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब आपको टोटल एनर्जी गिवन है एंड दैट इज 0.015 जूल।
हमें हमसे पूछा जा रहा है एम्पलीट्यूड बताएं कितना होगा, एक्स नॉट की वैल्यू पता करनी है हमें। तो देखें यहां पर एक दफा हम ओमेगा का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओमेगा के दो फॉर्मूलाज होते हैं, ओमेगा की दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है रेडिकल जी अपॉन एल और एक होती है रेडिकल के अपॉन एम। ठीक है, ओमेगा की दो वैल्यूज होती हैं। तो यहां से हम इन दोनों ओमेगा की वैल्यूज को आपस में कंपेयर करेंगे तो हमें के की वैल्यू मिलेगी, और जब के की वैल्यू मिलेगी तो फाइनली हम मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि होता है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। उसमें के की वैल्यू पुट करेंगे। देखें हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी यानी कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है ना वो होता है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। हमें एक्स नॉट फाइंड करना है, तो फिलहाल हमें ये नहीं पता के। अब के की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला होते हैं, एक होता है ओमेगा का रेडिकल जी अपॉन एल का, और एक होता है हमारे पास ओमेगा का रेडिकल के अपॉन एम का। ठीक है, जब हम इन दोनों फॉर्मूलाज को आपस में कंपेयर करेंगे ना, कंपेयर करेंगे तो यहां से हमें के की वैल्यू मिल जाएगी, और जैसे के की वैल्यू मिलेगी हम यहां पर पुट करेंगे, ये हमें पता है, तो यहां से हमें एक्स नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से इस सॉल्यूशन को करते हैं। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, और हम यहां पर लिखेंगे के न्यूटन पर मीटर। अब देखें वही वाली बात कि ओमेगा की हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं, वैल्यू ऑफ ओमेगा इन टर्म्स ऑफ लेंथ, लेंथ की टर्म्स में ओमेगा बराबर होता है रेडिकल जी अपॉन एल के लिए, हम यूज करते हैं उसमें सिंपल पेंडुलम में। और वैल्यू ऑफ ओमेगा इन टर्म्स ऑफ मास, अगर लेंथ की बात की जाएगी तो ओमेगा की वैल्यू होगी रेडिकल जी अपॉन एल, और अगर मास की बात की जाएगी तो ओमेगा की वैल्यू होती है रेडिकल के अपॉन एल। तो ओमेगा की दो वैल्यूज होती है। 1 और 2 इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करेंगे तो हमें कुछ यूं मिलेगा, एक तरफ आ जाएगा रेडिकल के अपॉन एम, एक तरफ आ जाएगा रेडिकल जी अपॉन एल। एल हमें के चाहिए तो जाहिर सी बात है स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड्स पर स्क्वायर करेंगे तो रेडिकल कैंसिल हो जाएंगे, के का फॉर्मूला बनाएंगे तो एम डिवाइड से चला जाएगा मल्टीप्लाई में। जी की वैल्यू 9.8, मास गिवन है 2.5 और लेंथ की वैल्यू गिवन है 0.75। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे तो हमें स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि के की वैल्यू जो मिलेगी दैट विल बी 32.6666 न्यूटन पर मीटर। अब हमें के मिल गया, तो हम के की वैल्यू को टोटल एनर्जी वाले के फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। यहां एनर्जी हमें गिवन ऑलरेडी डेटा के अंदर, यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। करते हैं वैल्यूज को पुट। ये रहा इसका आसान सा सॉल्यूशन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, सॉरी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी यही होता है, लेकिन वो मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी एग्जैक्टली यही होता है। आप अगर नोट करें, मैंने लेक्चर के अंदर ये बात बताई हुई है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये तीनों फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम होते हैं और किसके बराबर होते हैं, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के। ठीक है, सो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब हमें एक्स नॉट फाइंड करना है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, के डिवाइड में आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ई की वैल्यू से, डिवाइड करेंगे के की वैल्यू से, के हमने अभी फाइंड किया है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.000918। जाहिर सी बात है स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो पता चलेगा इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.030 मीटर। हमारा आंसर मीटर में आ चुका है 0.030 मीटर, लेकिन बुक में आंसर लिखा हुआ है सेंटीमीटर में। तो जनाब मीटर से सेंटीमीटर में जाना हो तो वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इन सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे, जो भी वैल्यू गिवन हो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 3.0 सेंटीमीटर। मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए वैल्यू को 100 से डिवाइड करते हैं। ये मैंने आपको अभी तक पिछले इन 11 या 10 चैप्टर्स के अंदर ये बात पता नहीं कितनी दफा मैंने आपको समझाई है। अब तक तो आपको ये बात हिफ्ज हो जानी चाहिए अगर आप सीरियसली न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। ठीक है, तो हमारा आंसर मीटर के अंदर इतना है एम्पलीट्यूड का, और हमारा आंसर सेंटीमीटर में इतना है एम्पलीट्यूड का। नोट करें सॉल्यूशन, फिर हम चलते हैं न्यूमेरिकल 8 की तरफ। नोट इट डाउन। न्यूमेरिकल नंबर 8 में कह रहा है कि अ पेंडुलम ऑफ लेंथ L1 हैज अ पीरियड ऑफ T1, यानी कि जब लेंथ 1 थी तो टाइम पीरियड था T1 और उसकी वैल्यू गिवन है 0.950 सेकंड्स। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज एडजस्टेड टू अ न्यू लेवल, यानी कि पहले लेंथ L1 थी तो टाइम पीरियड इतना था, अब जो है वो लेंथ को चेंज किया गया, नई लेंथ L2 है तो टाइम पीरियड 1 सेकंड हो गया, 1.00 सेकंड्स हो गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ L2 टू L1? आपने L2 अपॉन L1 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि रेशियो ऑफ L2 टू L1, यानी कि L2 अपॉन L1 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि L1 जब थी, जब लेंथ L1 थी तो टाइम पीरियड जो था यानी कि T1 था इतना,
और जब लेंथ नहीं, यानी कि न्यू लेंथ L2 हो गई, एडजस्ट की गई L2, तो पता चला टाइम पीरियड फॉर L2 T2 जो है इतना हो गया। आपने L2 अपॉन L1 की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत आसान है। तो देखिए पहले हम दोनों फॉर्मूला लिख देते हैं। टाइम पीरियड T1 फॉर L1, यानी कि जब लेंथ 1 थी तो टाइम पीरियड T1 था, तो T1 का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई रेडिकल L अपॉन G होता है, तो जाहिर सी बात है L1 अपॉन G, और T1 1 जो लगेगा वो T के साथ और L के साथ लगेगा। इसी तरीके से टाइम पीरियड T2 जब लेंथ L2 हो गई तो फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ 1 की जगह पे 2 आ जाएगा। सो T2 इज इक्वल टू 2 पाई रेडिकल L2 ओवर G। इसको हम कह देंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें L2 अपॉन L1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें T2 को T1 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर वो L1 अपॉन L2 बोलता तो T1 को T2 से डिवाइड करते हैं। तो देखें, डिवाइड करेंगे हम T2 की वैल्यू को T1 की वैल्यू से, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, T2 ओवर T1। ठीक है। अच्छा, ऊपर वैल्यू आ जाएगी T2 की, और वो क्या है, 2 पाई रेडिकल L2 ओवर G, ये आ गया T2, और डिवाइड करेंगे 2 पाई रेडिकल L1 अपॉन G, ये आ गया हमारे पास T1 की वैल्यू। तो T2 की वैल्यूज ऊपर है और डिवाइड के अंदर T1 की वैल्यूज है, ऐसा है। और बीच में हमारे पास ये आ गया इक्वल का साइन। कैंसिलेशन हो जाएगी, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, G से G कैंसिल हो जाएगा, और यहां रहेगा T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू, रेडिकल के अंदर L2 ऊपर है और L1 अपॉन में है, तो ये बनेगा L2 अपॉन L1, और जाहिर सी बात है ये भी रेडिकल में है, ये भी रेडिकल में है, तो हम लगा देंगे एक ही रेडिकल। अब ठीक है, हमें T2 की वैल्यू गिवन है कितनी, T2 था 1.00 1.00, और T1 कितना है 0.950 और यहां पर कौन है L2 ओवर L1, और ये दोनों के दोनों किसमें है, अंडर रूट के अंदर है। वह कुछ नहीं करना, हमें इन दोनों को डिवाइड, इसको इससे डिवाइड करेंगे और रेडिकल खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, हमारा आंसर आने वाला है। तो ओके 1.1 ये आ गया हमारा आंसर, आसान है। देखें वही वाली बात, इसको इससे डिवाइड किया तो ये वैल्यू मिली, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स पर तो इसका स्क्वायर निकलेगा 1.1, बाकी इस पे से रेडिकल खत्म हो जाएगा। यूनिट कुछ नहीं आएगा, ना सेंटीमीटर ना मीटर, पता है क्यों, क्योंकि जब रेशो निकालते हैं सेम फिजिकल क्वांटिटीज का तो कभी भी यूनिट नहीं आता, ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होता, जस्ट वैल्यू होती है, एंड द वैल्यू इज 1.1 विदाउट यूनिट। ठीक है, सॉल्यूशन नोट करें, फिर हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 9, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको इसका सॉल्यूशन जो है एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स के जरिए देना है, सिर्फ आपने रिटन फॉर्म के अंदर, थ्योरेटिकल फॉर्म के अंदर इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन में कह रहा है अ वायर इज हैंगिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, एक टावर है उसके टॉप से एक वायर हैंग कर रहा है, देखो ये मैंने लाइन बनाई है, ये एक वायर है जो कि हैंग कर रहा है, सच दैट द टॉप इज नॉट विजिबल ड्यू टू द डार्कनेस, हाउ डू यू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। कह रहा है कि इतना अंधेरा है कि हमें नहीं पता चल रहा कि टावर कितना ऊंचा है, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि एक टॉप से जो है एक वायर हैंग हो रहा है जो कि नीचे तक आ रहा है। अब आप बताएं कि आप इस टावर की हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये एक्चुअली इशारा कर रहा है सिंपल पेंडुलम की तरफ। सिंपल पेंडुलम का जो फॉर्मूला हमने यूज किया यहाँ पर, देखो टी इज इक्वल टू 2 पाई रेडिकल एल ओवर जी, इनमें दो चीजें आती हैं टी और एल। अगर टाइम पीरियड पता हो तो लेंथ फाइंड कर सकते हैं, लेंथ पता हो तो टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं, यही चीज हमें यहाँ पर करनी है। अगर हमें इस वायर की जो कि ऊपर से हैंग कर रहा है, अगर इस वायर की लेंथ पता चल रहा है तो जाहिर सी बात है इसकी लेंथ ही टावर की हाइट जितनी होगी, क्योंकि टॉप से ही तो लटक रहा है ये। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें जस्ट इस वायर की लेंथ फाइंड करनी है, और इस वायर की लेंथ को हम पता है कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें जस्ट इसके एंड पे, जो लोअर एंड है, किनारा है, इसके एंड पे एक बॉब, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m हो, उसको हैंग करना है, और उसको हम हिलाएंगे ऐसे, जैसे सिंपल पेंडुलम की तरह। तो जब ये वाइब्रेट करेगा, पूरा वायर जब ये वाइब्रेट करेगा, तो जैसे ही वाइब्रेट करेगा तो हमें क्या करना है, स्टॉप वॉच से ही पता लगाना है कि इसका टाइम पीरियड कितना है। जस्ट हमें ये पता लगाना है, स्टॉप वॉच है, हमें ये पता लगाना है कि ये एक वाइब्रेशन कितनी देर में कंप्लीट कर रहा है, इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो अगर हम टाइम पीरियड पता लगा लें, बहुत आसान है, स्टॉप वॉच से आपने इसको पकड़ा बॉब को और आपने डिस्प्लेस करके यहां पर छोड़ दिया, और उसको आप जब छोड़ें, जब स्टॉप वॉच, जैसे ही आप छोड़ें स्टॉप वॉच स्टार्ट करें, एक वाइब्रेशन कंप्लीट जैसे ही कर दें वैसे ही स्टॉप वॉच ऑफ कर दें, यानी कि स्टॉप कर दें, तो आपको स्टॉप वॉच में पता चलेगा कि कितने सेकंड्स में उसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट करी है, दैट विल बी द टाइम पीरियड। इसका मतलब आपको टाइम पीरियड पता चल गया। आप टाइम पीरियड की वैल्यू यहां पर पुट करें, 2 पाई को डिवाइड करें, जी को रेडिकल से बाहर निकाल के वहां लेकर जाएं, स्क्वायरिंग करने के बाद एल पता चल जाएगा,
लेंथ पता चल जाएगी। तो जब आपको वायर की लेंथ पता चल जाएगी, इसका मतलब आपको हाइट ऑफ द टावर पता चल गई। कितना आसान है। तो भाई अगर वायर हैंग कर रहा है तो उस वायर को हम जो है वो यूटिलाइज करेंगे एज सिंपल पेंडुलम बाय अटैचिंग अ बॉडी टू इट्स लोअर एंड, और उसको हम वाइब्रेट करवाएंगे एज सिंपल पेंडुलम। उस सिंपल पेंडुलम का हमें सिर्फ टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड हम स्टॉप वॉच से कैलकुलेट करते हैं, वो पता चलेगा वैल्यू। अब देखिए मैंने क्या लिखा, आसान से वर्ड्स में लिखना है। इस चीज को आपने अपने वर्ड्स में लिखना है। मतलब मैं यहां पर एक बॉडी को कनेक्ट करूंगा और जब ये वाइब्रेट करेगा तो ये बिहेव करेगा एज सिंपल पेंडुलम। ठीक है। अब देखें, हाइट ऑफ द टावर कैन बी कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ द वायर। अगर आपको वायर की लेंथ पता चल जाए तो टावर की हाइट भी उतनी ही होगी। ठीक है। इफ वी हैंग अ बॉब ऑफ मास m टू द लोअर एंड ऑफ द वायर एंड मेक इट टू स्विंग एज सिंपल पेंडुलम, और इसको हम ऐसे हिलाएं, ऐसे मूव करवाएं जैसे सिंपल पेंडुलम की तरह होता है। देन बाय मेजरिंग इट्स टाइम पीरियड फ्रॉम स्टॉप वॉच, दैट्स बात है, आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द स्टॉप। सारी वही बातें जो मैंने अभी आपको समझाई, ये सिर्फ इंग्लिश में लिखना है। वी देन पुट द वैल्यू ऑफ द इन द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, फिर हम टाइम पीरियड की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, 2 पाई को जी को सॉल्व करेंगे, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। जस्ट आपने लेंथ की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करनी है एंड कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ ऑफ द वायर विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ द टावर। बस आपने ये सारी बातें जहां पर लिखी ना, इन बातों को अपने वर्ड्स में लिखना है, और लिखने के बाद आपने रीजन लिख देना है कि हाँ भाई इस तरीके से हम उस हाइट को, उस टावर की हाइट को मेजर कर सकते हैं जिसका टॉप हमें अंधेरे की वजह से नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम उस वायर को बिहेव करवाएंगे, उस वायर को बना देंगे सिंपल पेंडुलम, और उस सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को मेजर करके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमें लेंथ वायर की पता चल जाएगी, और जितनी वायर की लेंथ होगी एक्चुअली वही टावर की हाइट भी होगी। समझ आई बात। रीजन को लिख लें, अपने वर्ड्स में भी आप लिख सकते हैं, सारी बातें कवर होनी चाहिए तो आप अपने वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। नोट करें, फिर हम चलते हैं इस चैप्टर की बल्कि लास्ट प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम डिकेज या डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 20.0 इन 120 सेकंड्स। by what factor has its energy decayed in that time? The amplitude of oscillation of, कह रहा है कि जो सिंपल पेंडुलम का एम्पलीट्यूड था वो डीके हुआ, वो डिक्रीज हुआ, वो रिड्यूस हुआ बाय अ फैक्टर 20.0। लेट्स सपोज अगर हमारे पास इनिशियल एम्पलीट्यूड था वो था x नॉट, और डीके डीकेड जो आपको रेट गिवन है, डीकेड एम्पलीट्यूड को हम कह देंगे x नॉट प्राइम। एक्स नॉट प्राइम हमारे लिए होगा डीकेड एम्पलीट्यूड जो कि कम हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। और कितना रिड्यूस हुआ? ओरिजिनल से, इनिशियल से 20 बाय अ फैक्टर 20, यानी कि एक्स नॉट को डिवाइड कर दो 20, तो इसको हम कहेंगे कि एम्पलीट्यूड हैज डीकेड बाय अ फैक्टर 20, यानी कि ओरिजिनल को 20 से डिवाइड कर दो, इतना एम्पलीट्यूड डीके हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है। इसका मतलब आपको एक्स नॉट प्राइम की वैल्यू गिवन है। आगे कह रहा है कि टाइम लगा 120 सेकंड्स। आप बताओ एनर्जी में डीके कितना आया होगा, इसी टाइम में एनर्जी में कितना डीके आया होगा। तो भाई स्टार्ट करते हैं। हमें पता है एनर्जी का एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एनर्जी का, सिस्टम की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ये होता है ना फॉर्मूला। अब अगर मैं डीकेड एनर्जी की बात करूंगा तो देखो ये तो एनर्जी है जो कि इनिशियल होती है, ओरिजिनल। अगर मैं डीकेड एनर्जी की बात करूंगा तो भाई डीकेड के लिए मैं एनर्जी के ऊपर प्राइम लगा दूंगा, और के कांस्टेंट होता है, एक्स नॉट पर प्राइम लगाऊंगा और उसके बाद इसके ऊपर स्क्वायर लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं डीकेड की बात कर रहा हूं। अगर ये ओरिजिनल होता, इनिशियल होता, तो आपने कोई प्राइम कुछ नहीं लगाना होता। डीकेड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डीकेड एम्पलीट्यूड। अब हमें यहां पे एक्स नॉट प्राइम की वैल्यू पुट करनी है जो कि क्या है, ओरिजिनल डिवाइडेड बाय 20, यानी कि इतना रिड्यूस हो गया। अच्छा वैल्यूज पुट करते हैं। डीकेड एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के, वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, एक्स नॉट डिवाइडेड बाय 20.0, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। ठीक है जनाब, ये एक्स नॉट कर देते हैं इसको सही तरीके से, एक्स नॉट। अब जाहिर सी बात है आपने स्क्वायर करना है इसका, तो 20 का स्क्वायर जो होता है वो 400 हो जाता है। सो डीकेड एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ के ऊपर क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि के कांस्टेंट होता है, ये डिपेंड नहीं करता, ये ना डीके वीके नहीं होता, ये कांस्टेंट होता है। ओके, एक्स नॉट पर स्क्वायर आ जाएगा, और जाहिर सी बात है अपॉन में 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 400। अब एक काम करते हैं,
कि इसमें से 400 जो वैल्यू है इसको बिल्कुल सेपरेट कर लेते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से डीकेड एनर्जी 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर को अलग कर देते हैं और मल्टीप्लाई के बाद 1/400 को बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं क्यों। 400 को एक तरफ कर दिया और 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर को एक तरफ कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये जो टर्म है ना, ये टर्म बराबर होती है एनर्जी के। तो जनाब ये है एक्चुअल ओरिजिनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी। जैसे हमारे पास इनिशियल एम्पलीट्यूड था, तो ये वाला फॉर्मूला किसका होता है? इनिशियल एनर्जी का। तो इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। तो ई डिवाइडेड बाय 400। अब लिखते हैं इसको। लेफ्ट पर है डीकेड एनर्जी इज इक्वल टू, राइट पर इसकी जगह क्या आ जाएगा? एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 1/400। अब इसको एक साथ अगर करके लिखें तो कैसे लिखेंगे? डीकेड एनर्जी ई डिवाइडेड बाय 400। और एक्चुअली हमारा यही आंसर है जो कि आपके बुक में लिखा होगा। अगर इसको हम ऐसे रीड कर रहे हैं कि एम्पलीट्यूड हैज रिड्यूस्ड या एम्पलीट्यूड हैज डीकेड 20 बाय अ फैक्टर ऑफ 20, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे? एनर्जी हैज डीकेड बाय अ फैक्टर ऑफ 400। सो एनर्जी ऑफ द सिस्टम हैज डीकेड बाय, यानी कि ओरिजिनल को 400 से डिवाइड कर रहे हो तो कमी आ रही है ना, डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। सो एनर्जी हैज डीकेड बाय अ फैक्टर ऑफ 400। ये हमारा आंसर है। और अगर आप चाहें तो जाहिर सी बात है यहां पर लिख सकते हैं, ये जो हाफ के एक्स स्क्वायर है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर एक्चुअली बराबर होता है एनर्जी के। ठीक है, तो इसकी जगह पे हमने ई लगा दिया। बहुत आसान सा सॉल्यूशन था। नोट करें, ये नोट करें तो उसके बाद फिर हम चलते हैं हमारे न्यू चैप्टर यानी कि यूनिट नंबर 12 की तरफ। ठीक है।